So guys, I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 23 फरवरी। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो काफी शानदार रहने वाला है। बहुत कुछ आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा। ये जो वीडियो है 2 पार्ट में डिवाइडेड आप लोगों को देखने को मिलेगी। पहले हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम लोग कंप्लीट न्यूज एनालिसिस देखेंगे। ये जो पूरा डिस्कशन होगा इसमें ये चीजें कंबाइन होकर चलेंगी एक साथ में, जिसमें करंट और स्टैटिक हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं। और इसी के साथ में आप लोगों को यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि प्रीलिम्स में बन सकते हैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन, और आंसर राइटिंग के लिए भी क्वेश्चन दूंगा। यानी कि पूरा जो आप लोगों का एक एग्जाम होता है उसके पैटर्न पर आप लोगों को पूरा डिस्कशन देखने को मिलेगा। जहां प्रीलिम्स की बात होगी वहां प्रीलिम्स की बात करेंगे, जहां मेंस की होगी मेंस की करेंगे, और जहां इंटरव्यू या फिर एथिक्स की होगी वहां एथिक्स की करेंगे। यानी कि सारी चीजों को कंबाइन कर हम लोग साथ में चलेंगे। कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। जहां लगेगा मैप दिखाने लायक चीजें वहां मैप भी आप लोगों को कवर करूंगा, और इसी के साथ में कुछ आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछूंगा जिनका मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग आंसर दोगे। क्यों? क्योंकि जब मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं तो एक तरीके से 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। यानी कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं और आप लोग आंसर दो, और फिर इससे लगता है कि दोनों साइड से चीजें चल रही हैं। एक और छोटा सा काम किया करो यार डेली। जैसे मैं आप लोगों को बोलता हूं मॉर्निंग में जैसे ही आप लोग उठते हो अपना शेड्यूल जो है वो कंप्लीट किया करो कि हाँ आज हम लोगों को पूरे दिन में ये कवर करना है, ठीक है। और फिर उसको देखा करो शाम तक कि कितना आप लोगों ने कवर कर लिया है। तो ये काम आप लोग जरूर किया करो। इससे आप लोगों की लाइफ में एक डेडिकेटेड एक इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते आप लोग अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आएंगे। तो ये काम जरूर कीजिए। और लेक्चर को कंप्लीट होने के तुरंत बाद में आप लोग आंख बंद कर 1 या 1.5 मिनट कोशिश करो रिकॉल करने की कि पूरे लेक्चर में क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया है। और ये ओनली लेक्चर के बाद में नहीं करना है आप लोगों को। आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ के उठे 1 घंटे बाद, ठीक है, तो कोशिश करो कि उसको रिकॉल करने की कि आप लोगों ने 1 घंटे के अंदर क्या पढ़ा है। इससे आप लोगों की मेमोरी भी शार्प होगी और लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाओगे। तो ये एक तरीके की ऐसी ट्रिक है जो कि आप लोगों के लिए मेडिटेशन का काम करेगी। अगर नहीं यकीन आ रहा है तो कुछ दिन इसको इंप्लीमेंट कर देखिए, आप लोग अपने आप चीजों को समझ जाएंगे, ठीक है। अभी आप लोगों ने यहाँ पर थंबनेल देखा, ये एक काफी एक सोसाइटी का एक घिनौना चेहरा आप लोगों को कई बार देखने को मिलता है, खासकर जब यहाँ पर बच्चियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर है कि 14 साल की एक भतीजी थी, उसके साथ में रेप किया गया और 20 साल की सजा मिली जो चाचा थे उनको। ये कंडीशन आप लोग भतीजी और चाचा के बारे में नहीं, यहाँ पर आप लोगों को हर जगह देखने को मिल जाएगी। कई बार आप लोगों ने सुना होगा यहाँ पर एक कोई बच्ची है, उसके मामा भी इस तरीके की हरकतें कई बार करते हुए पाए जाते हैं। कोई दोस्त हो गए इस तरीके के, यार दोस्त रिश्तेदार आसपास के, ऐसी हरकतें आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। तो ये देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप लोग ऐसे इश्यूज के बारे में आप लोग बात करते हैं तो जीएस पेपर 2 के अंदर यहाँ पर जो इशू रिलेटेड चाइल्ड है उसमें आप लोग इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं अगर कोई ऐसे इशू के बारे में बात यहाँ पर की जाती है। और हमारी कंट्री में पूरा प्रावधान भी है यहाँ पर, जिसको आप लोग पॉक्सो बोलते हो, तो इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। पर इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर अभी क्या है, आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, जब भी यहाँ पर किसी बच्चे के साथ में ऐसा होता है तो नॉर्मली जब वो कोई जान पहचान वाला होता है और काफी करीबी होता है तो मैक्सिमम टाइम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर चुप बैठ जाते हैं, एक तरीके से कि बेइज्जती होगी, घर की बात है, वो सारी चीजें सोचकर। पर लेकिन कभी भी उस बच्चे के बारे में नहीं सोचा जाता है कि वो बच्ची पूरी जिंदगी अब किस तरीके से अपनी जिंदगी को जीने वाली है। उसके मन में सोसाइटी को लेकर एक चीज ऐसी बैठ जाती है कि वो कभी उससे उबर नहीं पाएगी। तो आप लोगों की क्या राय है, अगर यहाँ पर कोई ऐसी घटना देखने को मिले घर में आसपास, आप लोगों को कोई सिचुएशन ऐसी नजर आए, तो उसमें आप लोगों की क्या राय है। यहाँ पर जो इंसान ऐसी हरकतें कर रहा है उस इंसान को छोड़ देना चाहिए या फिर उस इंसान को प्रॉपर सजा मिलनी चाहिए, सोचकर बताइएगा। क्योंकि वो आप लोगों के बहुत ही करीबी पर्सन हो सकता है, ठीक है, आप लोगों का बहुत ही करीबी पर्सन, जिसको आप लोगों को लगेगा यार पता नहीं क्या हो सकता है। तो इस टाइम पे एक कैसा डिलेमा बनता है समाज में। और इसीलिए यहाँ पर एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें बताया गया था कि 90% से ज्यादा केस जो है वो वहीं पर ही दबा दिए जाते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऐसे केस होते नहीं है, ऐसे केस बहुत ज्यादा होते हैं, पर लेकिन उनको सामने नहीं निकाल कर लाया जाता है। आप लोगों ने आसपास भी ऐसी चीजें देखी होगी, वहीं पर ही दबा दिया जाता है। तो क्या ये सही है? तो इसके बारे में आप लोग अपनी राय बता सकते हैं कि सजा मिलनी चाहिए तो यस और नहीं मिलनी चाहिए तो नो। आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में आप लोग क्या रहे हैं। अभी मुद्दा यहाँ पर यह है कि जज जो थी वो सेशन जज जो थी वो आरती सिंह थी यहाँ पर। तो उनके द्वारा यहाँ पर पूरी जो चीज थी उसका संज्ञान लिया गया और यहाँ पर जो पर्टिकुलर पर्सन था जिसने हरकतें की हैं उसको 25,000 का फाइन भी लगा है। इसी के साथ में यहाँ पर उसको बेसिकली बुक जो पाया गया है इंडियन पिनल कोड भारतीय दंड संहिता का जो सेक्शन ये है 452 के अंदर हाउस के अंदर ही यानी कि घर का ही कोई पर्सन ऐसी हरकतें कर रहा है, क्रिमिनल एक तरीके से यहाँ पर इंटीमेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा।
इसी के साथ में यहाँ पर पेनिट्रेशन, सेक्सुअल असोल्ट यहाँ पर किया गया। तो ये पूरा जो हरकतें यहाँ पर की जाती है, तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम द सेक्सुअल ऑफेंस जो एक्ट है, जिसके बारे में मैं अभी आप लोग को बताने वाला हूं, उससे चलते चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये अंबाला के अंदर बेसिकली यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली। ये केस चल रहा था, अब यहाँ पर इसका डिसीजन है, तो इससे आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बेसिकली अगर आप लोग नॉर्मल तरीके से चीजों को आप लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर खासकर अगर आप लोग लड़की हैं तो आप लोग भी यहाँ पर देखते हैं, तो ये इस तरह के केसेस जो है आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, इवन इंटरव्यू के अंदर भी। खासकर नहीं, कई सारे एरिया में जहां पर लड़कियों के साथ में काफी सारे रेप होते हैं, तो वहां पर ये ऐसे केसेस निकल कर आ जाते हैं। तो हमेशा इन चीजों को लेकर थोड़ा सतर्क रखिए। अगर आप लोग के घर में कोई छोटी बच्ची है तो ऐसे किसी के भी घर में छोड़ के नहीं जाना है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक आप लोग सतर्क नहीं रहेंगे तब तक सिचुएशन जो है वो नहीं सुधरने वाली है। कंट्री में कानून बन गया, चलिए मान लिया कानून बन गया, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस बन गया 2012 का, पर लेकिन रियलिटी में क्या यहाँ पर कानून के होते होते उसका सही से इस्तेमाल हो पा रहा है, तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी कि बच्चे का अगर कोई असोल्ट करता है तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है, कोई हरासमेंट करता है, इवन अगर बच्चे को कोई पोर्नोग्राफी दिखाता है तो वो भी यहाँ पर इसी कैटेगरी में आता है, इसको यहाँ पर देखकर चलना पड़ेगा। और ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है एक तरीके से। यहाँ पर अगर बात करें आगे आने वाले टाइम में बच्चे के एक तरीके से किस तरीके से हम लोग बच्चे को लेकर चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 18 साल से नीचे का अगर बच्चा, उसके साथ में कोई ऐसी हरकतें देखने को मिल जाती है तो काफी बड़ी सिचुएशन यहाँ पर एक तरीके से सामने निकल कर आती है। कई बार कई सारे ऐसे मैसेज भी मेरे पास में आए, मैंने भी कई सारे लोगों से बातें की हैं इस तरीके से रिलेटेड, कि यहाँ पर बचपन में ही जब ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं तो वो ताउम्र उस चीज से उबर नहीं पाते हैं। तो ये चीजें जरूरी हैं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन बनती है तो उस इंसान को सजा मिलनी चाहिए। अगर सजा नहीं मिलेगी तो वो इंसान जो है वो जिंदगी भर उसी इंसान के सामने रहेगा, उसी बच्चे के सामने रहेगा, वो बच्चा अपनी जिंदगी नहीं जी पाएगा। और अगर उस इंसान को छोड़ दिया तो इसकी क्या गारंटी है वो इंसान आगे रुकेगा। आज ये बच्चा है, कल को किसी और बच्चे के साथ में हरकतें करेगा, तो उसकी माइंड सेट ही बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। तो इसलिए जरूरी है कि सोसाइटी में से, समाज में से ऐसे इंसान को हटाना, क्योंकि बच्चे का फिजिकल, इमोशनल, उसका बौद्धिक या फिर उसका शारीरिक या फिर उसका सोशल डेवलपमेंट अगर होगा तो ही बच्चा जो है वो आगे चलकर बढ़ेगा, वरना दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर अगर कोई भी ऐसी हरकतें पाई जाती है जिसमें पेनिट्रेशन या फिर कोई सेक्सुअल ऑफेंस बच्चे के साथ में या फिर पोर्नोग्राफी उसको दिखाई जाती है, यानी कि बच्चे के साथ में कोई भी छेड़खानी होती है, तो यहाँ पर उसके जो माइंड पर जो इंपैक्ट पड़ता है वो हम लोगों को समझना पड़ेगा, जो सर्कमस्टेंसेस पड़ती है। और मैक्सिमम जैसे बताया, फैमिली मेंबर होगा, कोई पुलिस ऑफिसर, कोई टीचर, कोई डॉक्टर, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। टीचर के भी कई सारे ऐसे केसेस निकल के आते हैं जहां पर टीचर भी ऐसी बदतमीजी करते हुए पाए जाते हैं। घर में ट्यूशन के तौर पर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग होम ट्यूटर लगा लेते हैं, उसमें आप लोगों ने कई बार चीजें देखी होगी कि बच्चे को छोड़कर चले गए टीचर के साथ में, तो ऐसी सिचुएशन कई बार निकल के आ जाती है। तो कभी भी ऐसी चीजें नहीं करनी है। बंद रूम में कभी भी पढ़ने के लिए नहीं भेजना है। हमेशा बोलो जो पढ़ना है बाहर अपना बैठकर पढ़ाया जाए आराम से। तो आप लोगों को थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा इन चीजों को लेकर। तो ये एक क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाएगा आसानी से, और ये आप लोगों के लिए अवेयरनेस का भी पॉइंट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो जीएस पेपर 2 के अंदर डायरेक्ट आप लोगों का एक टॉपिक कवर हो जाता है। ओके, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर, ये कोविड-19 के बारे में है। इसके चलते भी थोड़ा सा आप लोग अवेयरनेस रखिए यार इसके बारे में। क्या होता है, जब छोटा कोई बच्चा होता है ना, उसको कोविड-19 की बीमारी हो जाती है, हम लोग क्या करते हैं, कोई फीवर होगा, चलिए कोई छोटा मोटा वैसे डॉक्टर से दवाई ले लिया, फिर चीजों को इग्नोर कर दिया, तो उसकी वजह से अगर बच्चे को 1 हफ्ते तक या फिर उससे ज्यादा कोविड-19 की बीमारी के बावजूद भी उस बच्चे को अगर लेकर नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास में, और फिर लेट हो जाते हैं डॉक्टर के पास ले जाने पर, तो ये इतनी ज्यादा देखने को मिल रही है बीमारी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को याद होगा शाम को 8:30 बजे वीडियो आती है, पूरा एक टॉपिक कवर किया था नैनो मैगजीन के अंदर में, कि मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर बात की जा रही है मल्टी सिस्टम, एक तरीके से इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं इसको, इन चिल्ड्रन, जिसको MIS-C बोला गया है। यानी कि अगर बच्चे को डॉक्टर का ले जाने में आप लोगों ने देरी कर दी, तो यहाँ पर फिर आप लोगों को उसकी बॉडी में अलग अलग पोर्शन में यानी कि सूजन आप लोगों को नजर आएगी, और काफी एक तरीके से क्रिटिकल सिचुएशन बच्चे के लिए बन जाती है। तो जरूरी है यहाँ पर कि इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखे चला जाए। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर बीमारी के बारे में अगर पूछ ले आप लोगों से कोई स्टेटमेंट देकर, तो ये जो बीमारी है ये कोविड-19 के बाद में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये फाउंड पाई जाती है एंटीबॉडी अगेंस्ट द कोविड-19 इन हिज ब्लड। तो उसके चलते यहाँ पर देखिए चीजें सिचुएशन देखने को मिलती है। कई बार आप लोगों ने कोविड-19 के बारे में सुना होगा कि इसके सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, थोड़े से लेट दिखते हैं। तो ये चीजें इसलिए जरूरी हो जाती हैं थोड़ा सा, जिनको आप लोग समझे। ठीक है, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पर जो कि आप लोग समझ सकते हैं। इसी के साथ में फिर यहाँ पर ऐसी दुर्घटना, यार इतनी सारी केस आते हैं ना ये रेप वगैरह के, मतलब कई बार मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैंने कहा क्या बताऊं इनके बारे में, पर लेकिन कई बार रुका नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। तो इनके बारे में अवेयरनेस भी होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी, और इंटरव्यू में भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है
कि अगर कोई ऐसी चीजें कहीं देखने को मिल रही है तो आप लोग क्या सोचते हैं। एक इंपॉर्टेंट नंबर है यहाँ पर जो कि आप लोग लिख सकते हैं अगर सुसाइड प्रिवेंशन के बारे में बात की जाए। कई बार कई सारे लोगों के मन में सुसाइड करने की टेंडेंसी आती है। तो नंबर है 01140769002। तो ये आप लोग याद रखिएगा, मंडे से लेकर सैटरडे तक ये नंबर चलता है। ये 10 से 10:30 बजे तक यहाँ पर कॉल कर सकते हैं अगर किसी के माइंड में ऐसा कोई थॉट आता है जिसमें सुसाइड यानी कि आत्महत्या करने की बात आती है, तो इसके बारे में यहाँ पर ये चीजें हैं। ठीक है, आई होप के माइंड में आप लोग के क्लैरिटी आई होगी इसको लेकर। पीडीएफ के बारे में कई सारे बच्चे कई बार पूछते हैं, पीडीएफ यार टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जाती है, टेलीग्राम से जाकर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है और 3 टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आप लोगों को नोट्स मिल जाते हैं और डेली आर्टिकल लिखने के लिए देता हूँ। ये आप लोगों का हो गया एसएलवी पीडीए के नाम से, जहां पर लगभग 30,000 के करीब मेंबर आप लोग के होने वाले हैं। यहाँ पर 1.5 लाख के करीब मेंबर जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को वीडियो के सारे नोटिफिकेशन और पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है। और तीसरा चैनल है आंसर राइटिंग का। डेली आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूं लिखने के लिए, जिससे आप लोगों की एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी चल सके और कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। एटलीस्ट एक क्वेश्चन आप लोग लिखते रहिए, क्योंकि प्रीलिम्स आ रहा है मैं समझ रहा हूं, पर लेकिन आप लोगों को पूरी स्टडी लेकर चलनी है। अपने सही से आधा घंटा भी अगर निकाल लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है 24 घंटे में से। बाकी का बचा हुआ टाइम आप लोग अपने आप से यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप कि ये चीजें आप लोगों की समझ में आएगी और सही तरीके से आप लोग चीजों को लेकर आगे बढ़ोगे। तो ये था पूरा टॉपिक। बाकी क्या क्या डिस्कस करने वाला हूं पूरा एक ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं, जिससे कि आप लोग चीजों को आगे कनेक्ट कर सकें। ठीक है, और अपना बेसिकली सिलेबस लेकर बैठा करो। जैसे मैंने अभी यहां पर बताया जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो ये सिलेबस मैं आप लोगों को इसलिए बताता रहता हूं ताकि आप लोग उसको अच्छे से कनेक्ट कर सकें। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बातें करेंगे। एक तो आप लोगों के लिए कल बड़ी दुर्घटना देखने को मिली। यहाँ पर एक इंटरनेशनल लेवल पर रसिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली यूक्रेन के 2 एरिया जो हैं वो अपने कंट्रोल में ले लिए गए। तो पूरा मुद्दा क्या है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ पर बन सकता है। बाकी लोकायुक्ता के चलते एक केस काफी बड़ा आप लोगों ने कई बार सुना होगा केरला के अंदर में, तो उसके बारे में पूरा एक चैप्टर आप लोगों को कवर हो जाएगा यहाँ पर स्टेट के अंदर लोकायुक्ता के बारे में। तो पूरा स्टेटिक पोर्शन का एक आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा यहाँ पर, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो काफी डिटेल में हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं उसको बेसिकली अच्छे से। ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे काफी डिटेल में ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को न मिले। ये वाला जो आर्टिकल है यहाँ पर इसको इग्नोर कर सकते हैं। महंगाई के बारे में है, कई बार कई सारे आर्टिकल आप लोग देख चुके हैं महंगाई से रिलेटेड। आप लोग यहाँ पर बेसिकली इसे इन्फ्लेशन होता है महंगाई बोलते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बेसिकली बातें की जा रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके के जो आर्टिकल होते हैं रेगुलर आते हैं, फिर भी आएगा किसी दिन और टाइम मिलेगा फिर और अच्छे से कवर करेंगे। यहाँ पर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा दे रखी है तो आप लोग इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में साइड में ये वाला जो आर्टिकल है ये भी केरला के बारे में। केरला में एक स्कीम चला रखी है जिसमें यानी कि एक तरीके से वेलफेयर स्कीम के नाम पर अपने आसपास के लोगों को ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराई जाती है। तो लगभग 1200 लोगों को स्कॉलरशिप यहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही है। उसी के चलते गवर्नर ने बोला कि ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने आसपास वाले लोगों को स्कॉलरशिप दे रही है लगभग 3-3.5 हजार रुपए महीना। तो इस स्कॉलरशिप की स्कीम को बंद करने की बात की जा रही है, क्योंकि ये मैक्सिमम वो लोग हैं जो गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं। यहाँ पर एक तरीके से एक पर्सनल मिनिस्टर के जो स्टाफ्स वगैरह हो गए वो नहीं अपने घर वालों को स्कॉलरशिप दे लेना, तो इसके चलते यहाँ पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये यहाँ पर इंडो पैसिफिक पॉलिसी के बारे में बात की जा रही है, तो इस आर्टिकल के ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। कई सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये ऑनलाइन गेम को रेगुलेट करने की बात की जा रही है, तो इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे ताकि आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर सकें। और यहाँ पर ये वाला जो आर्टिकल है ये आर्टिकल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और डिफरेंट है। वैसे मतलब समझ सकते हैं थोड़ा सा, वैसे ऐसा नहीं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, पर थोड़ा सा आइडिया रखिएगा आप लोग। कभी कभी चीजें कुछ ऐसी पूछ ली जाती हैं। बात की जा रही है यहाँ पर किसके बारे में, बात की जा रही है यहाँ पर साउथ इंडिया की जो इंडस्ट्री है जिसको आप लोग टॉलीवुड बोलते हो। ठीक है, तो कभी किसी के साथ में डिस्कस करने बैठो तो हल्का सा आइडिया मैं आप लोगों को दे देता हूँ। अगर आज की डेट में बात करें यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर टॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में बेसिकली बातें की जा रही हैं कि टॉलीवुड इंडस्ट्री को यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। ठीक है, यानी कि वहां पे पहले टॉलीवुड इंडस्ट्री जो है उसको विशाखापत्तनम में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि आज की डेट में टॉलीवुड इंडस्ट्री जो है वो मेनली हैदराबाद में बेस होती है। अब हैदराबाद में से निकाल के जो कि तेलंगाना के अंदर है उसको आंध्र प्रदेश में लाने की बात की जा रही है, क्योंकि 2014 में जो आंध्र प्रदेश से हैदराबाद को अलग कर दिया गया, तो उसी के चलते यहाँ पर ये बातें की जा रही है। ठीक है, तो साउथ इंडिया की मूवीज आप लोगों ने देखी होगी। अगर पूछा जाए साउथ इंडिया की कौन सी मूवी मतलब कौन सा एक्टर आप लोगों को सबसे फेवरेट लगता है, ठीक है, आप उन झुकेगा नहीं। ठीक है, अभी आप लोगों ने देखा पैन इंडिया लेवल पर अभी मूवीज रिलीज हो रही है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ठीक है, जिससे आप लोग मतलब अपनी हॉबी बता देते हो कि हाँ मेरी हॉबी जो है मूवीज देखना है, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं। ठीक है, कि मतलब कि मूवीज के बारे में आप लोगों से पूछ लेंगे, तो इस तरीके से आप लोग चीजों को थोड़ा सा क्लियर करके चलिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पर अगर बात करें एथिक्स के अंदर आप लोग क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकते हैं। बोला जा रहा है हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक
व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू इन इन हार्मनी, यानी कि जब आप लोग एक तरीके से अपने मन को शांत रखते हुए आप लोग कोई काम करते हैं, सोचते हैं, कोई काम को करते हैं एक बॉडी के साथ में, अपने शरीर के साथ में एक सामंजस्य बैठाए रखने के हुए, तो वो आप लोगों की खुशी देखने को मिलेगी। वैसे आप लोगों से पूछा जाए, वैसे ये एथिक्स के अंदर क्वेश्चन बन चुका है हैप्पीनेस के बारे में। अगर मैं आप लोगों से पूछूं आप लोगों की खुशी क्या है, मतलब हैप्पीनेस क्या है, सोचिए इसके बारे में बैठ के। इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, एक बार सोचिएगा इसके बारे में तो आप लोग काफी कुछ जानने को मिलेगा। इसके बारे में थोड़ा जरूर देना आप लोग, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो कि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। बात की जा रही है यहाँ पर मेदाराम जात्रा, ये फेस्टिवल के बारे में मैंने अभी डिस्कस किया था आप लोगों से। ये बताइए किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, तेलंगाना, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश या फिर गुजरात। काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड में आंसर दूंगा। इसी के साथ में लासा फीवर के बारे में काफी डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। लासा फीवर के बारे में बात किया जा रहा है, डिस्कवर किया गया था 1969 में नाइजीरिया के अंदर में। लासा फीवर जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है और ये स्प्रेड होता है रैट यानी कि चूहे से। ये आप लोगों को बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। अभी रिसेंटली अगर क्वाड की मीटिंग के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा फर्स्ट सबसे पहले यहाँ पर बोला था क्वाड जैसी कोई मीटिंग आप लोग कंडक्ट करा सकते हैं, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या फिर जापान। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऐसे ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। आप लोग उस टाइम पर हड़बड़ी में होते हो, ऐसे क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हो। इग्नोर नहीं करना है, चीजों को अच्छे से समझना है ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में देखने को न मिले। Russian President Vladimir Putin recognized 2 breakaway regions in eastern Ukraine as independent on Monday and ordered the Russian army to launch what Moscow called a peacekeeping operation in the area. अभी बहुत बड़ा एक इंसिडेंट देखने को मिला जिसमें रशिया के प्रेसिडेंट जो है जिनका नाम है व्लादिमीर पुतिन, उनके द्वारा जो यहाँ पर रीजन है ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर में उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरे यूरोप के अंदर में और यूएसए तक का यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सनसनी, एक लहर फैल गई है, एक तरीके से सनसनी फैल गई है, जिसमें यहाँ पर अब ये देखने को मिल रहा है कि आगे अब क्या हो सकता है। यहाँ पर देखिए इतिहास अगर आप लोग उठाकर देखोगे ना तो इतिहास हमेशा सरफिरे इंसानों के द्वारा बदला गया है और इनमें से एक सरफिरा इंसान आप लोगों को फिलहाल देखने को मिलेगा। अगर आगे आने वाली जनरेशन व्लादिमीर पुतिन के बारे में पढ़ेंगी तो एक ऐसा ही सरफिरा इंसान उनको हिस्से में पाया जाएगा। Putin told Russia's defense ministry to deploy troops into the 2 breakaway regions to, quote, keep the peace, in a decree issued shortly after he announced recognition for Russia-backed separatists. Earlier today, Russia's President Vladimir Putin announced that Russia will recognize as independent states the so-called DPR and LPR regions, the sovereign territory of Ukraine, an area controlled by Russia's proxy since 2014. He has since announced that he will place Russian troops in these regions. He calls them peacekeepers. This is nonsense. अगर बात की जाए अब तक यूएसए के स्टैंड की, तो यूएसए पहले ही अपना स्टैंड बता चुका है कि कल को चलकर अगर व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो यहां पर अटैक करते हैं यूक्रेन के ऊपर, तो उनकी जो नेटो फोर्स है जिसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है, वो यहां पर इसके अंदर एंट्री नहीं करेगी। पर लेकिन ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भी, और इसमें यूक्रेन भी जो था वो भी बातें करने के लिए तैयार था, फिर भी उन सब बातों को साइड में रखते हुए यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टेप यहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं जो कि यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन साहब के द्वारा यहाँ पर उठाया गया है। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि यूक्रेन और रशिया क्या आपस में लड़े तो क्या हाल हो सकता है अगर यहाँ पर नेटो जो है वो पार्टिसिपेट न करें, तो आप लोग यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। एक मोटे मोटे तौर पर आप लोगों के सामने डेटा है। अगर एक्टिव पर्सनल के बारे में बात करें तो आप लोगों को मैंने अभी बताया यहाँ पर मैप के अंदर दिखाया भी कि 1.5 लाख के करीब तो जो यहाँ पर रशिया की फोर्स है वो यूक्रेन के बॉर्डर पर फिलहाल पड़ी हुई है, यानी कि उनको बस एक पुतिन के एक इशारे की जरूरत है, वो तुरंत यहाँ पर जंप करेंगे यूक्रेन की टेरिटरी में। अगर यहाँ पर एक्टिव पर्सनल के बारे में बात करें तो यहाँ पर लगभग 2,09,000 के करीब आप लोगों को यूक्रेन के पास में देखने को मिलेंगे, जबकि रशिया के पास में 9 लाख के करीब है। यानी कि एक्टिव पर्सनल भी यहाँ पर इतने ज्यादा है कि यूक्रेन जो है वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाएगा। और रिजर्व में तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोई आंकड़ा ही नहीं है अगर ये सामने यहाँ पर टिक पाए। आर्टिलरी के बारे में बात करें तो यहाँ पर इनके पास में 2000, तो इनके पास में लगभग 7,500 के करीब। इसी के साथ में यहाँ पर आर्मर्ड जो व्हीकल होते हैं इनके पास में 12,000, तो इनके पास में 30,000 के करीब।
टैंक जो होते हैं इनके पास में 2500, तो इनके पास में लगभग 12,500 के करीब। जो अटैक करने वाले हेलीकॉप्टर होते हैं इनके पास में ओनली 34 है और इनके पास में लगभग 550 के करीब है। और इसी के साथ में अटैक करने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं ये यहाँ पर 98 है और इनके पास में लगभग 1500 के करीब आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आज की डेट में बात करें तो रसिया जो है वो काफी ह्यूज अपनी मिलिट्री के ऊपर इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आप लोग आज के डेट में देखोगे कंपेयर कर यहाँ पर, तो ये ओनली 5.9 बिलियन खर्च कर रहे हैं और यहाँ पर आप लोगों को 61 बिलियन के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर दोनों आपस में लड़ते हैं तो रिजल्ट बताने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पर रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर है यहाँ पर कि कौन जीत कर आने वाला है और पूरा का पूरा यूक्रेन जो है वो रसिया के हाथ में जाने वाला है। और अगर इंडिया के बारे में मैं आप लोगों से बात करूं तो हमारी कंट्री के लिए यहाँ पर अभी जो स्टूडेंट हैं लगभग 20,000 के करीब आप लोगों को स्टूडेंट देखने को मिलेंगे। तो उनके लिए एक एडवाइजरी इशू कर दी गई है वहां से निकलने के लिए। आने वाले टाइम पे कुछ भी आप लोगों को यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। रीजन क्या है? अगर यहाँ पर एक वॉर होती है जिसकी अभी काफी सारी यहाँ पर संभावनाएं देखने को मिल रही है तो काफी बुरी दिक्कत आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, क्योंकि जिस रीजन को जो 2 रीजन है यहाँ पर जो कि इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किए गए हैं रसिया के द्वारा, इसमें ऑलरेडी रसिया के जो ट्रूप्स हैं वो यहाँ पर एंट्री करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर अगर ये प्रॉपर वे में अब यहाँ पर जैसे ही एंट्री कर जाते हैं तो अब यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो रीजन है ये यहां तक अब रसिया की फोर्स पहुंच जाएगी। और ये बोला क्या जा रहा है? ये बोलकर बोला गया कि पीस कीपिंग ऑपरेशन यहां पर चला रहे हैं ताकि यूक्रेन की जो फोर्स है यहां पर इन सब रीजन पर अटैक न करें। अगर मैं आप लोगों को थोड़ी सी हिस्ट्री यहां पर बताऊं तो आप लोग चीजों को और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे आखिर ये पूरा माहौल बना कैसे और यहां तक चीजें पहुंची कैसे। आप लोग अगर 1990s में जाएंगे तो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक टाइम पर एक देश हुआ करता था बहुत बड़ा जिसको नॉर्मली आप लोग सोवियत यूनियन बोला करते थे, या फिर कई बार आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा इसका नाम यूएसएसआर के नाम से आप लोग इसको पुकारते थे। आज की डेट में यही यूएसएसआर जो है ये 15 भागों में टूटकर कई सारे छोटे छोटे एरिया बन गए, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैप के ऊपर में। तो यहाँ पर अर्मीनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इस्टोनिया, जॉर्जिया ये यहाँ पर सारे होंगे और इसमें से आप लोगों को यहाँ पर 14वें नंबर पर यानी कि 14 नंबर पर यूक्रेन देखने को मिलेगा। तो जो यूक्रेन है यहाँ पर अब ये पूरा यहाँ पर बेसिकली इसके ऊपर पूरा बवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो ये कंट्री है छोटी छोटी जो मैंने आप लोगों को बताई है ये ऑलरेडी नेटो का पार्ट बन चुकी हैं। अगर ये नेटो का पार्ट बन जाती है तो इससे क्या दिक्कत देखने को मिल रही है? इससे ये दिक्कत देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे कंट्री जो है वो नेटो का पार्ट बन जा रही है, ये कंट्री एक तरीके से कल को रसिया अगर इनको टच भी करता है तो तुरंत नेटो की फोर्स यहां पर आ जाएगी, यानी कि सारे के सारे नेटो के मेंबर जो हैं वो रसिया के ऊपर अटैक कर देंगे। ऐसा ही मुद्दा यहां पर यूक्रेन के चलते हो जाएगा। अगर कल को यूक्रेन भी यहां पर नेटो का पार्ट बन जाता है तो कल को रसिया जो है यहां पर कुछ भी नहीं कर पाएगा। और रसिया ने जितनी मेहनत कर 2014 के अंदर में ये इसका क्रीमिया वाला रीजन हथियाया था और इसी के चलते ब्लैक सी पर अपना कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वो सारी चीजें उसके हाथ से चली जाएगी। इसी के साथ में रसिया को और दिक्कत है कि कल को चलकर अगर नेटो जो है वो यूक्रेन को क्रॉस कर अगर इसके पड़ोस में आकर बैठ गई तो इसके चलते रसिया की सिक्योरिटी को जो है बहुत बड़ा खतरा देखने को मिल सकता है। तो इसलिए रसिया जो है इतना ज्यादा एग्रेसिव आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है फिलहाल के टाइम पर, जिसके चलते उसने बिना किसी चीजों को ध्यान में रखते हुए कि आखिर क्या इसका रिजल्ट होगा और यहां पर 2 रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया गया है। अब दुनिया इसको रिकॉग्नाइज न करे या करे, यहाँ पर लुहांस और डोनेस्क जो है यहाँ पर रसिया के द्वारा इंडिपेंडेंट कर अपनी फोर्स जो है वो वहां पर एंट्री करा दी है। और अगर ये पैटर्न इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले टाइम पे और भी बहुत सारे पोर्शन जो हैं यूक्रेन के आप लोगों को रसिया के अंदर सिमटते हुए नजर आएंगे। तो इसके चलते यहाँ पर और भी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो 2014 में जैसे यहाँ पर क्रीमिया जो था वो यहाँ पर इसका पार्ट बन गया बेसिकली रसिया का, अभी यहाँ पर ये वाले रीजन भी यहाँ पर इसका पार्ट बन गए। तो इसी तरीके से अगर इसको रोका नहीं गया तो आगे आने वाले टाइम में और भी रीजन जो है वो यहाँ पर रसिया के हाथों में सिमटता हुआ नजर आएगा। लेकिन नॉर्मली अगर पैटर्न आप लोग उठाकर देखोगे तो यही पैटर्न जो है नॉर्मली पहले भी फॉलो किए जाते हैं कंट्रीज के द्वारा। जैसे चाइना नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा वो क्या करता है, कई सारे रीजन को यहाँ पर बेसिकली कंट्रोल कर लेता है और फिर उसके ऊपर बार्गेनिंग करना स्टार्ट कर देता है और इंटरनेशनल बाउंड्रीज पर यहाँ पर बेसिकली प्रेशर बनाने की कोशिश भी करते हैं। इवन हमारे साथ भी चाइना के द्वारा ये किया गया और भूटान के साथ भी आप लोगों ने देखा सेम फंडा आप लोगों को देखने को मिला। तो ऐसी हरकतें जो है नॉर्मली यहाँ पर एक तरीके से एग्रेशन दिखाकर सामने वाले के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश की जाती है और यही काम अभी यहाँ पर यूक्रेन के लिए रसिया का भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर ये बोलता है बेसिकली कि यूक्रेन को कठपुतली बनाया जा रहा है रसिया के उसके यूएसए के द्वारा। यूक्रेन जो है उसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही है रसिया के खिलाफ।
तो ये सारी चीजें अभी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। वैसे अगर देखा जाए तो ये काफी एक ऐसा इशू बन चुका है आज के डेट में कि आने वाले टाइम में यहाँ पर एक नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर की ओर यहाँ पर इशारा कर सकता है। और इसी के माहौल में अभी जहां जहां पर और भी कई सारे इशू अभी आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा जब से कोरोना के बारे में हम लोगों ने बातें की तब से लेके अब तक का चाइना का क्रिटिसिज्म हो रहा है, और उसी के चलते चाइना जो है अभी यहाँ पर कई सारे मुद्दों को लेकर, जैसे हांगकांग हो गया, ठीक है, ताइवान हो गया, या फिर जिंगजियान वाला रीजन हो गया, तो इनको लेकर चाइना के ऊपर काफी सारे कटाक्ष कसे जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जल्दी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, जितनी आसानी से यहाँ पर अभी रशिया के द्वारा यहाँ पर ये स्टेप उठा लिया गया है, सेम पैटर्न में चाइना भी कुछ हरकतें करता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आ सकता है। पर लेकिन मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो यहाँ पर आप लोगों को पता है कि हमारा दोस्त है रशिया, तो हमारे लिए काफी टफ डिसीजन होंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग S-400 सिस्टम जो है यहाँ पर रशिया से खरीद रहे हैं, और भी काफी सारी डिफेंस डील हमारी रशिया के साथ में आप लोगों को देखने को मिलती है। तो कई सारे इश्यूज अभी इंडिया और रशिया के बीच में देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्ट नहीं हालांकि इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि अगर यहाँ पर इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है तो फिर यहाँ पर इंडिया को भी कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसा यहाँ पर बेसिकली पैटर्न है जो कि इसके साथ में रशिया के साथ में अभी कोई भी खड़ा नहीं मिलेगा। इवन रशिया का जो यहाँ पर अभी यार जिसको बोला जा रहा है चाइना, वो भी यहाँ पर इन सब चीजों से डिस्टेंस बनाकर रखता हुआ आप लोगों को नजर आ रहा है। उसने भी अभी यहाँ पर इसके बारे में कोई अपना कमेंट नहीं दिया है, और इंडिया की स्टेटमेंट हमेशा से आप लोगों को ये देखने को मिली है कि दोनों को मिलकर जो है इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। तो अब यहां से पता चलेगा आने वाले टाइम में कि एग्जैक्ट सिचुएशन यहां पर क्या बन सकती है। फिलहाल के टाइम पर जो स्थिति है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है, तो आने वाले टाइम में देखते हैं यहां पर सिचुएशन क्या हो सकती है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, कि आप लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ पर क्या कंडीशन बन सकती है आने वाले टाइम में, और किस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को नॉर्मल किया जा सकता है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग कोई सजेशन सुझाव दे सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को क्या लगता है, जो भी आप लोगों के माइंड में चल रहा है आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्वेश्चन में जो नेक्स्ट आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों को सुनना है, और ये आर्टिकल जो है बेसिकली इससे आप लोगों को एक क्वेश्चन भी बनेगा जो कि आप लोगों का आंसर राइटिंग का क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है रॉन्ग रूट के बारे में। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को आप लोग अपना फीडबैक जरूर दिया करो, इससे सही चलती हैं चीजें। कल काफी अच्छा फीडबैक आप लोगों ने दिया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया। कोशिश करो जैसे अगर वीडियो पर 40,000 50,000 व्यूज जा रहे हैं तो 1/4 कम से कम आप लोग इसको बेसिकली फीडबैक दो, यानी कि अगर 40,000 जा रहे हैं तो एटलीस्ट 10,000 लोग कम से कम आप लोग फीडबैक दे सकते हो, जिससे कि वीडियो का ये पता चलता है कि वीडियो सही डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। कुछ नहीं बिगड़ता, 1 सेकंड में आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, या फिर आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं, और ज्यादा ही अगर आप लोग को अच्छी लग जाती है तो शेयर कर सकते हैं। तो ये 3 चीजें अगर आप लोग देंगे तो ये YouTube को फीडबैक के तौर पर जाती हैं, ठीक है। रेगुलरली बोलना पड़ता है, चाहो तो आप लोग कर सकते हो, पर लेकिन बिना बोले आप लोग भूल जाते हो, तो इसलिए थोड़ा सा मैं याद दिला देता हूं। तो इसको आप लोग जरूर किया करो, जिससे कि वीडियो जो है वो सही डायरेक्शन में चलती रहे, ठीक है। टॉपिक के अंदर चलते हैं। टॉपिक के अंदर चलने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जीएस पेपर 2 के अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की जाती है। बात करेंगे लोकपाल लोकायुक्ता के बारे में, और बात की जा रही है हमारी कंट्री में साउथ इंडिया में राज्य केरला के बारे में। केरला जो है वो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ में बॉर्डर टच करता है। पहली तो इंपॉर्टेंट बात ये देखिएगा, अभी केरला में हुआ क्या वो समझ लेते हैं। केरला में अभी केरला की गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर लोकायुक्त एक्ट के अंदर अभी ऑर्डिनेंस के थ्रू चेंज करने की बात की जा रही है, अमेंडमेंट यानी कि संशोधन करने की बात की जा रही है। आप लोग बोलोगे कि ऐसा क्या हो गया भाई साहब, संशोधन करना पड़ गया, वो भी अमेंडमेंट करना पड़ गया, वो भी किसके थ्रू, ऑर्डिनेंस के थ्रू। ऑर्डिनेंस क्या होता है, टेम्परेरी तरीका होता है चीजों को चेंज करने का, वरना आप लोगों को पता है पूरा तरीका क्या है, पहले आप लोग इसको पार्लियामेंट में लेकर जाओ, वहां पर लोकसभा राज्यसभा पास करो, फिर प्रेसिडेंट के साइन करो, तब चीजें होंगी, ठीक है। पर लेकिन ऑर्डिनेंस क्या करता है, आर्टिकल 1, 2, 3 ऑर्डिनेंस करता है जरा सी देर में झट मंगनी पट बिहा वाला, एक तरीके से एक इशू कर देता है प्रेसिडेंट यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर, और स्टेट लेवल पर गवर्नर काम करता है। तो जैसे सेंट्रल लेवल पर आर्टिकल यूज किया था आर्टिकल 1, 2, 3, स्टेट लेवल पर पता आप लोगों को कौन सा आर्टिकल यूज किया था ऑर्डिनेंस लाने के लिए, बताइए अध्यादेश लाने के लिए कौन सा आर्टिकल यूज किया था। बड़ी छोटा सा पद्दी सा क्वेश्चन है, पर लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से स्टेटमेंट में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। अगर केरला के बारे में हम लोग बात करें तो केरला ने ऑर्डिनेंस लाया, और ये ऑर्डिनेंस लाया लोकायुक्ता के लिए। अब आप लोग बोलेंगे आप तो लोकपाल बोल रहे थे, लोकायुक्ता कहां से आ गया भाई साहब, नाम अलग अलग है पर लेकिन काम वही है, यानी कि सेंटर में जिसको आप लोग लोकपाल बोलते हैं, स्टेट में उसको लोकायुक्त बोलते हैं। पूरा प्रोसीजर बताऊंगा बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में, जहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी बन जाएगा एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा खासकर इस टॉपिक का, तो जो कि एक पूरा चैप्टर आप लोगों का तैयार कर देगा पॉलिटी का भी, ठीक है। तो ये इसलिए ध्यान से सुनिएगा, इस पर्टिकुलर आर्टिकल को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। बाकी जो भी क्वेश्चन पूछूंगा उनका आंसर देते चलिएगा।
अभी हुआ क्या यहाँ पर, जब यहाँ पर बोला गया ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, ठीक है, तो कांग्रेस जो कि यहाँ पर अपोजिशन में है और इसी के साथ में बीजेपी, उनके द्वारा गवर्नर को अपील की गई कि भाई साहब इस ऑर्डिनेंस को पास मत करो। अगर ऐसा कुछ लग रहा है इनको कि हाँ यहाँ पर इस तरीके चेंज होना चाहिए, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो ना भाई, इतनी जल्दी क्या होगी, पेशेंस रखो थोड़ा सा, उसके बाद में आप लोग अपना इसको असेंबली में पास करा लेना। अगर असेंबली में पास हो तो इंप्लीमेंट कर देना। अभी क्या भगदड़ आ गई यार तुम्हारी, तुम इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू हटाने चल दिए, वो भी लोकायुक्त को, जो कि यहाँ पर एक तरीके से करप्शन को रोकने का काम करते हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हुआ क्या था, अभी अप्रैल के महीने में 2021 में इनके एजुकेशन मिनिस्टर थे जिनका नाम था केटी जलील, ठीक है, तो यहां पर इनको रिजाइन देना पड़ गया था नेपोटिज्म के चक्कर में। नेपोटिज्म क्या होता है, ये एक वोकैबुलरी का शब्द आप लोगों को हो जाएगा, बेसिकली भाई भतीजावाद, यानी कि अपने लोगों को बैठा देना किसी पोस्ट पर ले जाकर और एक तरीके से अपनी फेवर में बात करना, अपने लोगों के फेवर में बात करना, यानी कि एक तरीके से काबिल पर्सन को वहां पर न पहुंचने देना, बेसिकली अपनी यारी दोस्ती रिश्तेदारी निभाना, तो इसको नेपोटिज्म बोल देते हैं। तो कई सारे आप लोगों ने देखा होगा पॉलिटिशियन लीडर जो है, इवन कई बार आप लोगों ने देखा होगा जब कोई आईएएस की पोस्ट पर चला जाता है तो कई बार ऐसे ना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह देने की बात आती है तो अपने यार दोस्त रिश्तेदारों को दिला दिया, तो ये नेपोटिज्म होता है, जो कि गलत है। अपनी पोस्ट का एक दुरुपयोग ये माना जाता है, ये एथिकल नहीं है, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर जब लोकपाल के पास में केस पहुंचा तो इनको रेजिग्नेशन देना पड़ गया अपनी पोस्ट से। तो इसके चलते यहाँ पर लगा कि यार लोकपाल को तो बड़ी पावर दे दी है यार, ये तो सर पर नाचने लगा, हम लोग तो इलेक्ट होकर आते हैं, जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, और यहाँ पर एक अपॉइंटेड बॉडी हमारे सर पर आकर बैठ गई है। तो इसके चलते उनको अपनी पोस्ट यहाँ पर छोड़नी पड़ गई। तो लोकायुक्त जो है यहाँ पर स्टेट के अंदर में और लोकपाल जो है सेंटर के अंदर में होता है, ये यहाँ पर बेसिकली अपना काम करता है। तो इसके चलते इनको लगा कि यहाँ पर अगर लोकायुक्त ने डिक्लेयर कर दिया पब्लिक सर्वेंट या फिर कोई ऐसे पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है, तो वो अपने ऑफिस में कंटिन्यू नहीं रह सकता, फिर उसको अपना ऑफिस यहाँ पर छोड़ना पड़ जाता है। जैसे यहाँ पर इनको अपना ऑफिस छोड़ना पड़ गया, तो ये जो एपिसोड यहाँ पर हुआ, ये जो कंडीशन यहाँ पर बनी, केरला गवर्नमेंट जो है इसकी वजह से सदमे में आ गया यार, कल को कुछ और छोटा मोटा काम हो गया, यहाँ तो सबको रेजिग्नेशन देना पड़ जाएगा, हम तो चुनकर आते हैं वैसे भी, तो ये बिल्कुल गलत है। तो उनके द्वारा बोल दिया गया भाई साहब ये तो असंवैधानिक है, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केरला की गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि ये असंवैधानिक है। तो लोगों ने बोला कैसे भाई, जरा समझाओ तो, हमारे तो समझ में आ रहा नहीं रहा है असंवैधानिक कैसे है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है। तो केरला की गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया हम लोग ऑर्डिनेंस इसीलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि अगर बात करें तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है अभी यहाँ पर लोकपाल, ये गवर्नमेंट जो बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया जा रहा वो इसको सुधारने की कोशिश की जा रही है, जो गलती लोकपाल के एक्ट में की गई है, लोकायुक्त के एक्ट में की गई है। मतलब क्या, मतलब ये कि ये मिनिस्टर को हटा दे रहा है, जो मिनिस्टर जो है गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया रहा है, और वो भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर अपॉइंट किया रहा है। तो आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 का हनन कर रहा है संविधान के अंदर में, तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। ये बात इनके द्वारा बोली गई। मतलब क्या था इसका मतलब ये था कि अगर कल को यहाँ पर किसी के खिलाफ ऐसा कुछ हो जाता है, यहाँ पर कोई करप्शन के चार्ज में पकड़ा जाता है, भाई साहब नो अपील नो दलील, सीधा उसको हटा दिया, ठीक है। तो देवा की अदालत चल रही है, सनी देओल की मूवी आप लोगों ने देखी होगी कि ये देवा की अदालत है, ठीक है। तो यहाँ पर बस न्याय होता है, तो यहाँ पर कोई तारीख पे तारीख नहीं लगती है, तो वही काम चल रहा है यहाँ पर, कोई तारीख नहीं, कोई अपील दलील नहीं, भाई साहब सीधा केस है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बोला जा रहा है कि नो प्रोविजन फॉर अपील, तो अपील के लिए कोई प्रोविजन नहीं रखा है भाई साहब, तो ऐसे कैसे चलेगा भैया। तो ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो गवर्नर जो है यहाँ पर उनको अपोज किया जा रहा है कि वो यहाँ पर इसको जो अमेंडमेंट को लेकर न आए, क्योंकि यहाँ पर ये बात की जा रही है कि क्योंकि ये अमेंडमेंट जो है ये एक ऑर्डिनेंस के तौर पर आप लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या करना चाहिए यहाँ पर, एक तरीके से इसको अगर आप लोगों को लग रहा है गलत है तो ऑर्डिनेंस नहीं, आप लोग इसको प्रॉपर एक असेंबली के अंदर में अपना एक प्रॉपर बिल लेकर आओ, उसके बाद में उसको पास करो। तो जो प्रपोज किया जा रहा है यहाँ पर अमेंडमेंट, ठीक है, तो ये गवर्नर जो है एक तरीके से इफेक्ट करेंगे अभी यहाँ पर। तो लोकायुक्त की जो भी फाइंडिंग होगी, मान लीजिए अभी क्या हो गया, लोकायुक्त ने कुछ यहाँ पर चीजें खोजी, कुछ पकड़ के लेकर आया कि अच्छा इसने ये हरकतें कर दी, तो उसको हटा दिया ऑफिस से। अब यहाँ पर क्या होगा, इस अमेंडमेंट के बाद में गवर्नर जो है और गवर्नमेंट जो है यहाँ पर, ठीक है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो भी लोकपाल की या फिर हालांकि स्टेट के अंदर लोकायुक्त होता है, बार बार लोकपाल बोल रहा हूं, यहाँ पर जो लोकायुक्त की फाइंडिंग होगी, इनके जो भी लोकायुक्त यहाँ पर सामने लेकर आएगा मुद्दा, उस मुद्दे को 3 महीने तक यहाँ पर बेसिकली ये क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। 3 महीने का टाइम इनको दिया जाएगा कि उस इंसान को हटाना है या फिर नहीं हटाना है। पहले इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये है यहाँ पर, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर ये जो पहले टाइम नहीं दिया था, अब टाइम मिल जाएगा। और दूसरा अपील करने का भी यहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि वो इंसान जो है वो अपील कर सकता है, अगर उसको लगता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है तो उसको भी अधिकार देना चाहिए। नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं कि हाँ सामने वाले को अधिकार देना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग उसको बिना सुने ही एक तरीके से फांसी पे चढ़ा दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर भी बोल रहे हैं यार गवर्नमेंट का पॉइंट तो वैलिड है, ठीक है, समझ में आता है कि यहाँ पर गवर्नमेंट सही बोल रही है, वैलिड पॉइंट है कि हाँ अपील करने का ऑप्शन मिलना चाहिए, सामने वाले को उसको भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट यही बोलता है
कि एक तो अपने ही केस में आप लोग खुद जज नहीं बन सकते, नेचुरल जस्टिस ये बोलता है। दूसरा ये बोलता है सामने वाले को बोलने का मौका तो दो, भाई साहब आप बोलने का ही मौका नहीं दे रहे तो काम क्या रह गया फिर। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है। तो इसी के चलते यहाँ पर ऑर्डिनेंस रूट क्यों लेकर आ रहे हो ये तो बता दो तुम। चलो सही है, तुम सही हो अपनी जगह, पर लेकिन ऑर्डिनेंस अध्यादेश को भाई आप लोग इसको अपना असेंबली में पास करके लेकर आओ ना, तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पर जो भी चीजें रखी गई हैं वो तो एक तरीके से सही तो तरीका ये है ना कि एक तरीके से करप्शन फ्री अगर आप लोग हो, यानी कि ये तो बिल्कुल वही बात होगी ना कि अगर एक इंसान जो है उसको पता है कि वो एक सही इंसान है, ठीक है, तो फिर सामने वाला चाहे कितने भी नंगे नाच कर ले आप लोगों के सामने, आप लोगों को दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए कि सामने वाला कोई उन्होंने आप लोगों के ऊपर सीबीआई बैठा दी, ईडी बैठा दी, उन्होंने लाकर लोकपाल बैठा दिया, लोकायुक्त बैठा दिया, या खुद आकर कोई भी बैठ जाए, सारी पूरा जो भी है आप लोगों के सर पे, आप लोगों को पता है आपने कुछ गलत नहीं किया, भाई साहब अपने सुने सीना छोड़ा करके अपना काम कर रहे हो आप लोग, आपने कुछ गलत ही नहीं किया, अब कर लो जो जो डॉक्यूमेंट चेक करने हैं, आप लोगों ने कहीं टैक्स में चोरी की है, आप लोगों ने ना कहीं कुछ गलत काम किया, तो फिर जो भी जो कर रहा है उसको करने दो ना, तुम्हारे पर क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। पर लेकिन वही है कि एक तरीके से कि चांद में भी दाग है, तो इसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा हर एक इंसान में कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमजोर हो जाता है, कोई पैसों के मामले में कमजोर हो जाता है, कोई रिलेशनशिप के मामले में कमजोर हो जाता है, या फिर कोई और मुद्दा पड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं आकर इंसान टिक जाता है और कमजोरी पकड़ी गई तो फिर गया। तो इसलिए यहाँ पर बुलाता है कि अगर कल को आप लोग एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चाह रहे हैं तो इमोशनली थोड़ा सा आप लोग को स्टेबल होना पड़ेगा, तो इमोशनल इंटेलिजेंस आप लोग को यूज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप लोग सही है, करप्शन फ्री है, तो आप लोग को इन सब चीजों से चिंता में नहीं आना चाहिए, कोई वरी नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, तो आप लोगों को ढंग से काम करना चाहिए, जो भी चल रहा है उसको चलने दीजिए। पर लेकिन ऐसा नहीं है, तो बोला गया कि चलो फिर भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि चीजें गलत हैं, जल्दबाजी में स्टेप मत उठाओ, विधानसभा में अपना एक प्रॉपर संशोधन लेकर आओ और उसमें चेंज कर डालो, और फिर अपनी लाइफ को उन्हें कहते हैं ये लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, तो फिर अपनी लाइफ को झिंगा लाला करके एंजॉय करते रहो, कौन आप लोगों को पूछ रहा है आकर। तो ये पूरा आर्टिकल है जो मैंने आप लोगों को ये राम कथा सुनाई पूरी, तो ये पूरी इस आर्टिकल की कहानी है। अब यहाँ पर ये तो आर्टिकल खत्म हो गया, अब यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा पॉलिटिकल चैप्टर, जो कि आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। ये बात करेंगे हम लोग हमारे देश में लोकपाल या फिर लोकायुक्त निकल कर आया तो आया कहां से। अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आप लोगों को यहाँ से देखने को मिल जाएंगे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर में, उनको आप लोग एंजॉय करोगे और देखिए बताता हुआ भी चलूंगा मैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है कि भाई साहब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर यानी कि केंद्र की सरकार के ऊपर लोकपाल को बैठा दिया गया है यहाँ पर कि हाँ देखता रहे कि भाई साहब कौन कौन कुछ गलत कर रहा है, जैसे ही गलत कर रहा है उसको जाकर तुरंत उठा लो, ठीक है। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर लोकायुक्त बैठा दिया, बैठाया किससे गया 2013 का एक संविधान में नहीं सॉरी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ये एक तरीके से जो मैंने संविधान शब्द यहाँ पर यूज किया है, ये बेसिकली इसका शब्द का मतलब भी यही है यहाँ पर, ताकि इसको आप लोग फोकस रखो, क्योंकि एक बच्चे के द्वारा यहाँ पर जब मैंने पढ़ाया भी था पहले भी मुझे मेल किया गया था बड़ा ही बड़ा, ठीक है, कि सर ये तो संविधान में है ऐसा कुछ है फलाना ढिमकाना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये मैंने पॉलिटी के अंदर भी आप लोगों का डिटेल में चैप्टर कवर किया था आप लोगों का, ठीक है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखिए आप लोगों को तीन तरीके की बॉडी देखने को मिलेंगी, एक तो होती है संवैधानिक बॉडी जिसको आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक बॉडी वो होती है जिसके बारे में संविधान में लिखा होता है कि हाँ भाई साहब एक आर्टिकल है उसका, यहाँ पर ये आर्टिकल है, जैसे कि आप लोग बोले फाइनेंस कमीशन, ठीक है, तो आर्टिकल 280 हो गया उसके लिए, तो क्या हो गया वो संवैधानिक बॉडी हो गई। पर लेकिन अगर बात करें ये होगी स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके बनाएगी 2013 में, इसके बारे में संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये कैसी होगी स्टैट्यूटरी बॉडीज को बोल देंगे, ठीक है, यानी कि पार्लियामेंट में एक लॉ को पास करके बनाएगी स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। तीसरे नंबर की बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडी। एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या होती है, ना तो उसके बारे में संविधान में कोई आर्टिकल है, ना ही पार्लियामेंट में पास करके बनाई है, ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा एक डिसीजन लिया गया और बस बोल दिया कि ये इंप्लीमेंट किया जाएगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा प्लानिंग कमीशन देश में हुआ करता था, ठीक है, ऐसे ही नीति आयोग आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी के तौर पर यहाँ पर काम करता है, गवर्नमेंट के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पर चलती है, ठीक है। तो ये क्या रहता है, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी नॉर्मली क्यों लेके आती है, ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो उसके ऊपर, ठीक है। ऐसा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिल रहा था जब हमारे देश में प्लानिंग कमीशन लेकर आया गया, बोला गया यार हम लोगों ने अभी तो संविधान को इंप्लीमेंट किया है, उसके जस्ट 1-1.5 साल बाद में आप लोगों ने प्लानिंग कमीशन ला दिया, आखिर इसको आप लोगों ने संविधान के अंदर क्यों नहीं रखा प्लानिंग कमीशन को। तो मुद्दा यह था अगर संविधान के अंदर रख देते, कल को कोई चेंज करना पड़ जाता तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ता, पर लेकिन अभी यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में है तो अपने हिसाब से उसको तोड़ मोड़ लेते हैं कि यहाँ पर फाइनेंस कमीशन की पावर प्लानिंग कमीशन को दे दी, तो कई सारे इश्यूज बन जाते हैं। तो ये मैंने टॉपिक आप लोगों से पॉलिटी के अंदर डिटेल में कवर किया था, जो यहाँ पर बेसिकली कि क्या क्या दिक्कत थी यहाँ पर उस टाइम पर प्लानिंग कमीशन और यहाँ पर हमारी जो बेसिकली फाइनेंस कमीशन के अंदर में, ठीक है, क्योंकि फाइनेंस कमीशन थी संवैधानिक बॉडी, प्लानिंग कमीशन थी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी, तो प्लानिंग कमीशन को ज्यादा पावर दे रखी थी पैसों के मामले में एज कंपेयर टू प्लानिंग कमीशन फाइनेंस कमीशन, तो उसकी वजह से कई सारे मुद्दे देखने को मिलते थे। तो मोदी जी बोलते थे यार आते इसको खत्म करूंगा, तो उन्होंने आते सबसे पहले यहाँ पर प्लानिंग कमीशन को उड़ा दिया, ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या आ गया उसकी जगह नीति आयोग आ गया। ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया था यूपीएससी के प्रीलिम्स के अंदर में, बताइए प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर नीति आयोग किस साल में आया, बताइए, चलिए आप लोग देखता हूं किस चीज को पता है।
तो बात करते हैं यहाँ पर स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में। तो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो कि यहाँ पर एक तरीके से पार्लियामेंट में लॉ को पास करके बनाई जाती है। अब यहाँ पर एक शब्द यूज किया है, इसको बोलते हैं ओम्बुड्समैन, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो फंक्शन है ओम्बुड्समैन का, इसका मतलब होता है इंक्वायरी करना करप्शन के मैटर को, जो कि पब्लिक जो यहाँ पर फंक्शनरीज होती है। अगर कोई यहाँ पर पब्लिक ऑफिस में बैठा हुआ है, जैसे कल को चलकर आप लोग आईएएस आईपीएस बन जाते हैं और ऑफिस में जाकर बैठते हैं, कोई भी अगर ऐसी गंदी हरकतें अपने दिमाग में रखेगा कि हाँ यहाँ से करप्शन करके पैसा कमा लेते हैं, तो ओम्बुड्समैन क्या कर सकता है, उसको आपकी पोस्ट से आप लोगों को चलता कर सकता है, यानी कि जरा सी देर में जो है वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर गाना गाओगे गुत्थी वाला, जिंदगी बर्बाद हो गया, हमको आता ही नहीं था, हमको पता ही नहीं था फिर बोलोगे ऐसी ऐसी बातें। तो इसलिए हमेशा करप्शन से दूर रहना है जिंदगी में, अपनी कमाई की खाओ और चादर तान कर सो, जिंदगी में खुश रहना है तो। और छोटी सी जिंदगी है यार, कहां जाओगे फालतू में करप्शन करके दूसरे का हक मारकर। अपने हक को इतना बड़ा कर दो ना कि आप लोगों के हक में ही आप लोगों की जिंदगी अच्छी चलती रहे। पैसे कमाओ, अपने हक से कमाओ, अपना काम को ढंग से करो। अगर आप लोगों को लग रहा है जो भी आप लोग अपनी जिंदगी में अपने हिसाब से जिंदगी को जीना चाहते हो और सही तरीके से शांति में, तो हमेशा अपने हक की कमाई पर एंजॉय करना सीखो, ना कि करप्शन की कमाई पर। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। सबसे पहले ओम्बुड्समैन, जिसको हम लोग अपनी लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको लेखपाल। तो लोकपाल, लेखपाल नहीं सॉरी लोकपाल लेखपाल तो पटवारी होता है, ठीक है, लोकपाल बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं बेसिकली स्वीडन के बारे में बात करें तो स्वीडन में सबसे पहले आया था 1809 में, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखिएगा, जहां से निकल कर आया कि भाई ओम्बुड्समैन जैसा कुछ एक ऐसा कुछ बवाल होगा जो कि यहाँ पर सबको कंट्रोल करेगा। क्यों रखा गया इसको, इसलिए रखा गया क्योंकि गवर्नमेंट में कोई आकर बैठ गया, सारी बॉडी गवर्नमेंट की उसके हाथ में आ गई। अब उसके ऊपर भी कोई होना चाहिए ना, जो कि यहाँ पर देखिए गवर्नमेंट सही कर रही है फिर गलत कर रही है, चुनकर तो भेज दिया पर हरकतें क्या कर रही है समझना पड़ेगा। 20th सेंचुरी में ओम्बुड्समैन जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में लगा कि यार इसकी और जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो फिर न्यूजीलैंड और नॉर्वे जो थी उनके द्वारा भी लाए गए यहाँ पर 1962, जब हमारा देश चाइना के साथ में भिड़ रहा था, उस टाइम पर यहाँ पर इन्होंने अपना ओम्बुड्समैन बना डाला, ठीक है। कौन सी, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। तो देखोगे स्वीडन, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, अगर इनको आप लोग ध्यान से देखोगे, ये मैक्सिमम आप लोग को ये कंट्री नजर आएंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया नॉर्वे, ठीक है, ये हो गया स्वीडन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखोगे इधर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा न्यूजीलैंड। यहाँ पर ये वो कंट्री है जो कि ज्यादातर आप लोगों को जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब आप लोग देखोगे ना उठाकर, उसमें टॉप पर बैठी हुई ये कंट्री आप लोगों को मिलेंगी, यानी कि स्टार्टिंग से ये जनता के फेवर में काम करती ही आती है। फिर आगे आगे चले यहाँ पर तो व्हाइट रिपोर्ट निकाल कर आए 1961 में, जिसके चलते ब्रिटेन को लगा भाई साहब हम क्यों पीछे रहे, तो 1967 में इनके द्वारा भी ओम्बुड्समैन जो है वो अपने देश में इंप्लीमेंट कर दिया। तो ये पहला एक बड़ा डेमोक्रेटिक ऐसी कंट्री निकल कर आया जिसने दुनिया के ऊपर राज किया था। तो राज करने वालों ने भी बना दिया भाई साहब कि हाँ हम लोग इसको बनाएंगे। पहली कंट्री ऐसी थी डेवलपिंग जिसका नाम था गुयाना। 1966 में गुयाना के द्वारा लगा कि हाँ हमको भी ये काम कर देना चाहिए, तो इसने भी यहाँ पर ये काम कर डाला। आज मैप बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों का, गुयाना जाकर मैप में नहीं हारेगा कहां पर लोकेटेड है। चलिए ये बताइए किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया में है, अफ्रीका में है, साउथ अमेरिका में है, यूरोप में है, नॉर्थ अमेरिका में, कहां पर है, चलिए इतना ही बता दीजिए, ठीक है। जाकर देखिएगा, बेसिक पर्पस ये रहता है कि मैप को अगर डेली आप लोग रेगुलरली देखोगे ना तो लंबे समय तक चीजों को याद रख पाओगे, ठीक है। इसी के साथ में अगर आगे बात करते हैं यहाँ पर, तो ये अडॉप्ट किया गया आगे चलकर मॉरिशस, सिंगापुर, मलेशिया, और इसमें हमारा देश भी है जो कि अपनी प्यारी कंट्री, यानी कि हमारा देश भी है। इसको इंप्लीमेंट करने के बाद में हमारा भारत भी एक महान भारत यहाँ पर बन गया इसको इंप्लीमेंट कर, ठीक है, यानी कि हमारे देश में इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। अगर बात करें देश के अंदर में तो आप लोग को देखने को मिलेगा फर्स्ट प्रपोज किए गए थे यहाँ पर लॉ मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम था अशोक कुमार सेन, 1960 में। देखिए कब से स्टार्ट की थी गड्डी आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में बात की जा रही है वुमेन को रिजर्वेशन देने के लिए, तो 33% रिजर्वेशन देने की बात की जा रही है महिलाओं को पार्लियामेंट के अंदर में। पर लेकिन मुद्दा यह है कि यहाँ पर 2008 में इस मुद्दे को स्टार्ट किया गया था, और अभी 2022 में आप लोगों से आर्टिकल कर रहा हूं डिस्कस, ये ठंडे वस्ते में पड़ा हुआ है, इसके बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन है ना, जो एक तरीके से पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पुरुष प्रधान देश है, उसमें महिलाओं को अधिकार देने के लिए तैयार नहीं है। सेम देखिए यहाँ पर जब इनके ऊपर कुछ आती है ना कि अपने ही ऊपर कोई आकर बैठेगा, तो 1960 से ये मुद्दा स्टार्ट किया गया था, और अभी मैं 2022 में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर आर्टिकल, और 2013 में यहाँ पर इसको बनाया गया। समझ रहे हैं आप लोग कितनी खतरनाक बात आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टूड एक तरीके से करिएगा कि यहाँ पर जब कोई भी ऐसा मुद्दा है कि हाँ इनके ऊपर ही कोई एक कंट्रोल करने आ रहा है, तो उसमें फिर कोई भी साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो अशोक कुमार जो सेन थे पहले थे यहाँ पर, हालांकि इसको पास नहीं किया गया। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है और लाट टपक जाती है एग्जामिनर की इसके ऊपर, ये है डॉक्टर एलएम सिंघवी। एलएम सिंघवी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कमेटी के बारे में मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से। तो इनके द्वारा 1966 में ये शब्द जो है कॉइन किया गया कि इसको लोकपाल बोलेंगे, यानी कि जनता का रखवाला, लोकपाल, ठीक है। 1966 में पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिफॉर्म लेकर आया गया, जिसको एआरसी की रिपोर्ट बोलते हैं, तो पहली एआरसी जो रिपोर्ट ले गई उसने बोला कि 2 इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, एक सेंटर पर और एक स्टेट के लेवल पर, जो कि यहाँ पर इनकी गंदी हरकतों को देखें कि इनके द्वारा क्या क्या बदतमीजियां की जा रही हैं और उनको कंट्रोल करके देखें, ठीक है।
तो एआरसी ने बोल दिया 1966 में, तो फिर लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा। फिर 1968 में यहां पर 1968 में एक लोकपाल बिल लेकर लाया गया लोकसभा में, ठीक है। लोकसभा में तो भाई साहब वो पास कर दिया, पर लेकिन आगे चलकर फिर डिसोल्यूशन हो गया लोकसभा का, तो फिर यहां पर चीजें आगे नहीं बढ़ पाई और कई बार यहां पर ट्राई किया गया। फिर यहां पर जब ट्राई करते करते अथक प्रयास किया गया, मैंने कहता है एक तरीके से अखंड प्रयास किया गया, तो उसके बाद में फिर यहां पर 2011 में 8 जो अटेम्प्ट किए जा चुके थे, यहां पर इतने तो यूपीएससी भी अटेम्प्ट नहीं देती यहां पर लोगों को एग्जाम के लिए, 8 अटेम्प्ट यहां पर ये कर चुके थे, पर लेकिन फेलियर मिला इनको। फिर 2000 अगर बात करें यहां पर एक पर्टिकुलर, जिसे मैंने बताया ना अभी यहां पर रिव्यू द वर्किंग ऑफ कमीशन करने के लिए 2002 में भी यहां पर एक तरीके से बनाया गया था। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन बन चुका है कई बार ये भी, ठीक है, कि हमारी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान कैसे काम कर रहा है, कि सही चल रहा है डायरेक्शन में या फिर इधर-उधर भटक गया, तो उसको रिव्यू को देखने के लिए एमएन वेंकट चलैया की रिकमेंडेशन के बाद में भी यहां पर बातें देखने को मिली थी। इनके द्वारा भी लोकपाल लोकायुक्ता की बात की गई थी और बोला गया था कि एक तरीके से रिकमेंड किया गया कि पीएम जो है, ठीक है, उसको इसके एम्बिट से यानी कि इसके अंडर से बाहर रखना चाहिए। यानी कि यहां पर जो पहले जो बेसिकली 1966 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन लेकर आए, उन्होंने बोला कि यहां पर एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको इसके अंदर कम से कम लेकर आना चाहिए, पर लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है उसको बोला गया कि कैप्ट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द अथॉरिटी, यानी कि प्राइम मिनिस्टर को इससे बाहर रखो, ठीक है। देखिए प्राइम मिनिस्टर को और भी बहुत सारे काम होते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कंट्री को रिप्रेजेंट करेगा, तो हो सकता है कल को इश्यू बन जाए यहां पर एक बहुत बड़े, तो इसको बाहर रखने की बात की गई, ठीक है। तो इसके चलते मुद्दा देखने को मिला। 2005 में जब सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लेकर आया गया, ये सारे क्वेश्चन है भाई साहब, इनको पेपर को उठा के देखोगे ना, ये यहां पर फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म आया, ठीक है, ये एलएम सिंघवी कमेटी के बारे में, ये वेंकट चलैया जी के द्वारा रिव्यू किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, ये क्वेश्चन है सारे डायरेक्ट एग्जाम के आप लोग। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म किसके द्वारा बनाया गया, यहां पर किसके अध्यक्षता में, तो वीरप्पा मोइली, ठीक है, तो इनके द्वारा भी बोला गया यहां पर कि बिना डिले किए हुए भाई साहब इमीडिएटली लोकपाल बना दो, ठीक है, ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके। 2011 में यहां पर गवर्नमेंट एक बेसिकली एक गवर्नमेंट फॉर्म करती है, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में इसको बनाया गया और देखा गया कि कैसे इसको लेकर चलना है। और फिर आगे चलकर इंडिया अगेंस्ट जो करप्शन मूवमेंट चला, जिसमें अन्ना हजारे जी के द्वारा बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया गया यहां पर, तब जाकर यहां पर गवर्नमेंट को लगा कि यार अब करना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट को यहां पर करना पड़ा और ये वही मुद्दा है जब यहां पर दुनिया जो है वो सड़कों पर आ गई थी, ठीक है। उस टाइम पर लग रहा था कि देश के अंदर बदलाव आने वाला है, तो उसी टाइम से यहां पर एक तरीके से अरविंद केजरीवाल जो थे अन्ना हजारे जी के साथ में मिलकर उनके द्वारा काम किया गया और फिर आगे चलकर अन्ना हजारे जी साइड में हट गए और अरविंद केजरीवाल जी जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही, आप लोग इसको कंपेयर करोगे तो बिल्कुल वही था जैसे महात्मा गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे और किरण बेदी जी थी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी एक तरीके से साइड में हट गए, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस नहीं, सॉरी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनी, ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं जैसा वहां पे था, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी साइड में हट गए और यहाँ पर क्या कहते हैं एक तरीके से किरण बेदी सुभाष चंद्र बोस जी साइड में हो गए, उसी के साथ में बन गए यहाँ पर कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, केजरीवाल जी जो थे वो यहाँ पर बन गए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एक तरीके से वो बन गए चीफ मिनिस्टर। यानी कि बस याद करने के लिए याद रख लेना थोड़ा सा, ठीक है, ऐसा नहीं आप लोग इसको कोरिलेट करके देखने लोगों, एक तरीके से बस थोड़ा सा आप लोगों को पता रहना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर ये कि एक तरीके से यहाँ पर मुद्दा पूरा ये हुआ, अब सेंटर में और स्टेट में बन गए यहाँ पर एक तरीके से लॉ पास करके प्रेसिडेंट ने इस पे साइन कर दिए 1 जनवरी 2014 में और फिर फोर्स में आ गया 16 जनवरी से हमारे देश में लोकपाल आ गया बेसिकली सेंटर पर और लोकायुक्त आ गया स्टेट के ऊपर। तो ये पूरी कहानी आप लोगों को इसीलिए सुनाई है कि पूरा एक हिस्ट्री आप लोगों को पता हो, ठीक है। अभी यहाँ पर चैप्टर चल रहा है लोकायुक्त के बारे में, तो लोकायुक्त को अपॉइंट कौन करता है, ठीक है। तो लोकायुक्त तो यहाँ पर जो अपॉइंट किया जाता है, पहले तो कौन अपॉइंट होता है यहाँ पर, या तो कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा या फिर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, इनको यहाँ पर एक फिक्स टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जाता है, पहली इंपॉर्टेंट बात। बाकी यहाँ पर सिलेक्शन कैसे होता है, तो सिलेक्शन करने के लिए चीफ मिनिस्टर जो है वो एक पर्सन को लेकर आते हैं कि भाई साहब इसको हम लोग लोकायुक्त बनाएंगे, और वो पर्सन जो होगा कंसल्ट किया जाएगा उसके बारे में हाई कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ में, स्पीकर रहेंगे यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली के उनके साथ में, चेयरमैन रहेंगे यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगर किसी राज्य के अंदर में है, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के अगर किसी राज्य के अंदर है, और गवर्नर रहेंगे जो कि यहाँ पर इसको अपॉइंट करेंगे फिर, ठीक है। यानी कि ये यहाँ पर नाम युक्त करेंगे और यहाँ पर गवर्नर उसको अपॉइंट कर देंगे, तो उस इंसान को लोकायुक्त बना दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये बताना कितने ऐसे राज्य जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होगी वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली काम करेगी, ठीक है। अगर बात करें लोकायुक्त को अगर एक बार अपॉइंट कर दिया तो भाई साहब इसको हटाने के लिए बिल्कुल पूरा प्रोसीजर काम करना पड़ेगा, इंपीचमेंट जैसी मोशन नहीं होती है, पूरा एक ऐसा हटाना आसान नहीं होगा, तो उसके तरीके से इसको हटाना पड़ेगा, इसलिए काफी टफ पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल में मैंने मुद्दा भी समझा दिया और एक चैप्टर भी आप लोगों का स्टैटिक कवर करा दिया, कोई कंफ्यूजन अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी है तो बताइएगा। और बाकी कैसे अपॉइंट करते हैं यहाँ पर लोकपाल को, ये आप लोगों को बताना है, मैंने लोकायुक्त आप लोगों को बता दिया, अब लोकपाल के बारे में आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो बेसिक है, इसके बारे में आप लोगों को बताइए, देखिए देखता हूं कौन कौन सी आंसर देता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, काफी डिटेल में डिस्कस करूंगा, कई सारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेगी और जीएस पेपर 1 और 2 के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट कर देख सकते हैं।
अभी रिसेंटली क्या किया गया हमारी कंट्री में, एक पर्टिकुलर कानून पास किया गया था यहाँ पर, किसके द्वारा? कर्नाटका के द्वारा। कर्नाटका हमारी कंट्री में यहाँ पर एक राज्य आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि कई सारे राज्य के साथ में बॉर्डर टच करते हैं, जैसे कि गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया और केरला हो गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बन जाता है कि आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाए कि कर्नाटका को कितने राज्य टच करते हैं, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब मुद्दा क्या है वो समझ लेते हैं। मुद्दा यहाँ पर यह कि रिसेंटली अभी यहाँ पर 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइंस डे वाले दिन यहाँ पर कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया। तो उस डिसीजन में कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा क्या किया गया, जो कर्नाटका पुलिस अमेंडमेंट एक्ट था 2021 का, ठीक है, उसमें क्या था, ऑनलाइन अगर कोई गेम खेलता है तो उसके ऊपर बैन लगाया गया था। तो कर्नाटका हाईकोर्ट ने यहां पर क्या किया, इनके इस एक्ट के ऊपर बेसिकली यहां पर बैन लगा दिया। यानी कि ये जो एक्ट है यहां पर, ये अगर किसी को ऑनलाइन गेम खेलने से रोकता है तो ये एक्ट जो है वो सही नहीं है। आप लोग बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि आज की डेट में देखिए बच्चे जो है ना गेम्स के पीछे काफी हद तक परेशान रहते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो हाईकोर्ट का ये मानना है कि गेम के पीछे जो बच्चे परेशान रहते हैं, एक तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, और कई बार क्या रहता है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा ऑनलाइन अगर कोई खेल रहा है तो उसमें पैसे भी लगाए जाते हैं, ठीक है, एक तरीके से सट्टेबाजी चल जाती है वहां पर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा कानून बनाया गया था, और इसके चलते यहाँ पर जो ओल्ड फॉर्मेट जो भी जितने ऑनलाइन गेम का चाहे कोई भी फॉर्मेट क्यों ना हो उसको सबको बैन कर दिया। तो ये कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं? 2 फॉर्मेट काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, और आप लोगों से क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है अगर आप लोगों से कोई पूछे इनके बारे में। ठीक है, देखिए 2 चीजें होती हैं, एक तो होता है बेसिकली गेम ऑफ स्किल, याद रखिएगा इन दोनों टर्म्स को, एक होता है गेम ऑफ स्किल और दूसरा होता है बेसिकली गेम ऑफ चांस। यानी कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस मतलब क्या है इसका? मतलब यहां पर यह कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन के अंदर स्किल है उस गेम को खेलने के लिए, स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि अगर मैं बोलूं आप लोगों को ऑनलाइन चेस खेलना है तो स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है। आप लोगों को अगर इस तरीके से बोलेंगे कि कोई भी ऐसा जिसमें स्किल की जरूरत है, पर लेकिन अगर आप लोगों को आज की डेट में बोला जाए कि आप लोगों को लूडो खेलना है तो स्किल की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आप लोगों को, तो उसमें लूडो को एक डिग्गी सी को बस ऐसे डालना है, उस पर जो भी आएगा आप लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं। अब आप लोग बोले उसको फेंकने में भी स्किल चाहिए खिलाने के लिए, तो यार देखो वो बेसिकली हाई कोर्ट ने भी नहीं माना है, ठीक है। तो उसको बेसिकली बोलते हैं गेम ऑफ चांस, कि आप लोग फेंक रहे हैं चीजों को इस तरीके से और चांस के कुछ भी आ सकता है, ठीक है, तो उसमें स्किल नहीं होता है। तो गेम ऑफ चांस को आप लोग एक बार को बंद कर सकते हो, पर लेकिन गेम ऑफ स्किल जो है तो इंसान की स्किल है ना, एक तरीके से उसको चेस खेलना आता है, उसको बंद नहीं कर सकते। तो ये मुद्दा बन गया, तो दोनों के बारे में आप लोगों को डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी मुद्दा क्या हो गया? मुद्दा यहां पर ये हो गया कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है जो कि ऑनलाइन गेम खेलता पाया गया तो एक तो नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, यानी कि उसकी बेल नहीं होगी, और ऊपर से 1 लाख रुपए का फाइन लगेगा और यहां पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। भाई साहब इतनी खतरनाक चीज, अगर कोई गेम खेल रहा है तो गेम खेलने से पहले आप लोग सोच लेना कि खेलना भी है या नहीं खेलना है। अब इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर यह आ गया कि जब ये सारे मुद्दे हो गए तो यहाँ पर जो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये भाई साहब कोर्ट में चले गए, और उनके द्वारा बोला गया कर्नाटका के द्वारा जो हरकतें की जा रही है सही नहीं है। 2 मुद्दों के तरीके से ध्यान में रखते हुए इनके द्वारा ये बातें बोली गई, 2 क्या 3 मुद्दे हैं बेसिकली जो कि इंपॉर्टेंट भी है। पहला मुद्दा तो इनके द्वारा ये बोला गया कि इसकी वजह से जो राज्य के अंदर में जो स्टार्टअप हब स्टार्ट हो रहा था, यानी कि स्टार्टअप यानी कि जो काम करना स्टार्ट करते हैं, कंपनी बनाते हैं और फिर लोगों को व्यापार भी देते हैं, लोगों को जॉब भी देते हैं और देश को व्यापार भी देते हैं और पैसा भी कमाते हैं। तो स्टार्टअप जो है हमारी कंट्री में बेसिकली जो गेम के फील्ड में वो प्रॉपर वे में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इसके ऊपर बैन लगा देते हैं तो काफी बड़ा रिवेन्यू डेफिसिट आएगा, यानी कि जो पैसा राज्य कमा रहा है वो राज्य के पास में पैसा नहीं आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ऑफशोर गैम्बलिंग जो है वो काफी ज्यादा बढ़ेगी और हमारी 2 देश जो है यहाँ पर पीछे छूट जाएगी। इनके द्वारा यहाँ पर ये बातें बोलेगी। अब मुद्दा क्या आ गया? मुद्दा यहाँ पर ये आ गया जब कोर्ट के पास में पहुंचा तो कोर्ट तो भाई साहब अच्छी से चीजों को समझता है। अब कोर्ट ने यहाँ पर पूछा कर्नाटका गवर्नमेंट से कि भाई साहब तुम्हारा पक्ष क्या है इसमें, आखिर क्यों आप लोगों ने कानून लेकर आए और इसमें क्या क्या गलत खामी है, वो उसके बारे में आप लोगों से बातें की जाएगी। अब जुडिशियल जब स्क्रूटनी की गई यहाँ पर, जुडिशियल स्क्रूटनी मतलब उसको एक्ट को कानून को देखना कि कानून सही है या फिर नहीं सही है। मतलब कैसे देखते हैं? बेसिकली हमारी कंट्री में संविधान है, संविधान के हिसाब से देखते हैं कि लोगों के अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है जो कानून बनाए, और अगर हनन हो रहा है तो फिर यहाँ पर उसको साइड में रख देते हैं कि भाई साहब इसको आप लोग डस्टबिन में डाल दो। तो जो लेजिस्लेटिव अटेम्प्ट यहाँ पर किया गया था अभी कर्नाटक के द्वारा तो उसको डस्टबिन में डाल दिया। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह कि ऐसा ही मद्रास हाईकोर्ट के द्वारा भी काम किया गया था जब यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर भी रम्मी और पोकर बेसिकली जो गेम है उसके ऊपर इसको टारगेट करते हुए बैन लगाया गया। तो यहाँ पर अब हाईकोर्ट क्या बोल रहे हैं उनकी बातें हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आज की डेट में बात करें, हर एक इंसान जो है उसके पास में खुद के अधिकार है। जैसा मैंने आप लोग कई बार बताया, जैसे पार्ट 3 में भी आप लोग जाएंगे ना तो आप लोगों को आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है, और इसमें आर्टिकल 19 जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोगों को अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। और इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखिएगा, ये अधिकार देता है फ्रीडम ऑफ प्रोफेस एंड ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, यानी कि इंसान जो है अपना व्यापार कर सकता है, तो ये भी अधिकार देता है।
तो अगर कोई अपना एंजॉय कर रहा है गेम वगैरह, तो उसको बेसिकली जिनकी जो है वो एंजॉयमेंट में चल रही है, तो अगर वो फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार ले रहा है। और आर्टिकल अगर बात करें 21 के अंदर अगर आप लोग जाएंगे तो राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ मतलब एक इंसान अपनी लाइफ को अपने हिसाब से यूज कर सकता है, कैसे उसको यूज करना है, गेम खेलना है नहीं खेलना है। तो ये दोनों अधिकार फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है यहां पर, पहली बात। दूसरा, अगर कोई व्यापारी अपना व्यापार करना चाह रहा है, तो आप लोग उसको व्यापार नहीं करने दे रहे। इनके ऑनलाइन जो गेम बनाने वाली कंपनी है उनके व्यापार में भी आप लोग हनन डाल रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस चीज को आप लोग ऐसे नहीं कर सकते। और आप लोग क्या कर रहे हैं, पापा बनने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पैटर्नलिस्टिक रोल आप लोग प्ले कर रहे हैं कि बच्चों को नहीं, माँ बाप बोलते हैं कि गेम बंद कर दो, अब सो जाओ, रात हो गई है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये आप लोगों के बेसिकली अधिकार क्षेत्र में आते ही नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट जो मैंने भी आप लोगों को बताई कि यहां पर अगर बात करें तो गेम ऑफ स्किल होता है और गेम ऑफ चांस होता है। गेम ऑफ चांस को तो चलो समझ में आता है, आप लोग बंद कर देते हो, पर लेकिन स्किल को बंद करने का अधिकार आप लोग किसने दे दिया, ठीक है। ये तो इंसान की स्किल है, उसको तो आप लोग बंद कर ही नहीं सकते। तो कर्नाटका जो हाईकोर्ट है उसने बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा अपनी आनंदबानी करके बोला कि नहीं, इसकी वजह से पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर बेकार हो रहा है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला अच्छा जी ऐसा हमको समाओगे, हमको सिकारिया है तो ये बातें बोली। तो उसके चलते आप लोग को देखने को मिलेगा कि आज की डेट में यहाँ पर कंडीशन ये निकल के आ रही है कि इनके द्वारा बोला गया कि 28,000 के करीब केस जो है यहाँ पर देखने को मिले, जिसमें काफी ज्यादा खतरा देखने को मिला गैम्बलिंग के चलते, और यहाँ पर ये बेसिकली दिक्कतें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो उसके चलते यहाँ पर कई सारे इश्यूज निकल कर आए, तो कोर्ट ने यहाँ पर उसको अलग तरीके से देखा। बड़े कोर्ट ने बोला कि अगर कोई आज के डेट में इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन या फिर एंटरटेनमेंट है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू प्रोटेक्ट किया गया है, संविधान में फंडामेंटल राइट के थ्रू। अब इंसान को खुद से डिसाइड करने दो, आप लोग उसको अधिकार देते हो ना 18 साल का होते ही वोट डालने का, मतलब उसको इतना भी अधिकार नहीं दोगे कि उसको कौन सा गेम खेलना है। अब उसको खुद से डिसाइड करने दो, उसकी जिंदगी वो खुद बर्बाद हो रहा है, तो आप लोग इस तरीके से स्टेप नहीं उठा सकते। पहली इंपॉर्टेंट बात यहां पर बोली गई। और दूसरा, चलो एक बार को इसकी बात को मान ले, आप लोग लोगों को व्यापार नहीं करने दे रहे, जो लोग अपना व्यापार करना चाहते हैं, तो आप लोग यहाँ पर उसके चलते यहाँ पर एक अलग ही मतलब रोल प्ले कर रहे हैं। और गेम ऑफ स्किल को आप लोग लोगों की स्किल डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे हैं, तो ये बातें बोली गई है। और इसी के साथ में यहाँ पर ये एक ही बात है पर दो अलग अलग तरीके से इसको समझाया गया है। बोला यहाँ पर क्या गया बेसिकली कि आज की डेट में गैम्बलिंग को बात करें ना, आप लोग क्या करें, पूरी आप लोग ने बोल दिया कि ऑनलाइन गैम्बलिंग नहीं खेली जाएगी, पर लेकिन ऑफलाइन गैम्बलिंग के बारे में आप लोग क्या करेंगे, ऑनलाइन तो आप लोगों ने कंट्रोल कर लिया, अब फिर तो ऑफलाइन भी कंट्रोल होना चाहिए। गैम्बलिंग यानी कि सट्टेबाजी जो होती है, तो एक तरीके से तो इस तरीके से बोला गया कि आप लोग मीडियम देख रहे हैं यहाँ पर कि रेगुलेशन का बैन करना है ऑनलाइन, ऑफलाइन के बारे में आप लोग कुछ बोल ही नहीं, तो ये बिल्कुल एक सही तरीका नहीं है। मतलब मुझे तो पसंद आया नहीं, उसने कहा बेसिकली हाईकोर्ट ने आथू मुझे पसंद नहीं आई, ठीक है, आप लोग कुछ और सटीक रीजन लेकर आओ जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिल सके। और गेम ऑफ स्किल है यहाँ पर ऑनलाइन गैम्बलिंग में, ये आप लोग बेसिकली इसको पनिशेबल ऑफेंस बना रहे हो, ठीक है। पर वही बात अभी बोल रहे हैं यहाँ पर, अमेंडमेंट जो है वो एक जनरल एग्जेप्शन होना चाहिए, एक जनरल कानून के लिए, यानी कि आप लोगों ने कानून बना दिया, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, सबके लिए हो गया, पर लेकिन आप लोग एक ही पाले में गेंद फेंक रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है, तो इसको साइड में रखिए। तो ये मुद्दा पूरा बोला गया, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो गेम ऑफ स्किल जो है यहाँ पर अगर उसमें मनी भी इन्वॉल्व हो जाती है तो इंडिविजुअल की तो फ्रीडम है यही, यहाँ पर बिजनेस भी आ जाता है, तो दो चीजें साथ में आ गई यहाँ पर। अब इंडिविजुअल भी आ गया और बिजनेस भी आ गया, तो आप लोग इसको इस तरीके से नहीं बोल सकते कि एडिक्टिव होते हैं ऑनलाइन गेम और ये सब चीजें। तो इंडिविजुअल की फ्रीडम और चॉइस का आप लोग हनन कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरा आर्टिकल काफी इंपोर्टेंट था यहाँ पर। आप लोगों को गेम के बारे में पता चल गया, कर्नाटक हाईकोर्ट के द्वारा क्या बोला गया, इसी के साथ में यहाँ पर गेम पूरा क्या है यहाँ पर, और इंटरनेट एंड द मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या बोल रही है, अपना पक्ष रख रही है। अच्छा, अब आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया आप लोगों को रोका जाता है गेम खेलने से, और आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पर, अगर आप लोगों से पूछा आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे, ये सही है या फिर गलत है, आप लोग अपनी राय क्या देंगे बताइए जरा, देखो आप लोग क्या बोलते हैं इसके बारे में। और हाँ, थम्स अप जरूर दिया करो अगर आप लोगों को लगता है चीजें पसंद आ रही है, अपना थम्स अप आप लोग दे सकते हैं। और इसी के साथ में वीडियो के नीचे भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अगर आप लोग कोई डाउट हो तो अपना डाउट भी जरूर पूछा कीजिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे न्यूज एनालिसिस के बारे में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहाँ से बन सकते हैं, एक एक पॉइंट जो है वो ध्यान से सुनिएगा, जहां जहां पर इंपोर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं बताता हुआ आगे बढ़ूंगा। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने यहाँ पर सुना था कि नागालैंड के अंदर हमारी जो बेसिकली मिलिट्री है उसके द्वारा गलती हो गई थी और कई सारे लोकल लोगों की जान चली गई थी एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। उसके बाद में होम मिनिस्ट्री के द्वारा एक पैनल बनाया गया इस पूरे मुद्दे को चेक करने के लिए, और उसको बोला गया था कि 45 दिन में उसके द्वारा अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है। पर वो पैनल जो है वो 45 दिन में ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट नहीं कर पाया, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये इशू देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, विजय जोशी जो है उनकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये कमेटी बनाई गई थी। अगर इसके बारे में क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए, हुआ क्या था, पूरा इंसिडेंट क्या था, इंसिडेंट यहाँ पर यह था कि बेसिकली कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दी गई थी आर्मी को, कि ऐसा कुछ बोला गया था कि यहाँ पर कुछ उल्टी सीधी हरकतें देखने को मिल रही है, पर लेकिन रियलिटी में वो लोकल लोग थे, वहां पर कोई ऐसे टेररिस्ट नहीं थे
जिसकी वजह से वहां पर एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से यहाँ पर उनके ऊपर गोली चला दी गई आर्मी के द्वारा और कई सारे लोकल लोगों की वहीं पर ही जान चली गई। तो ये पूरा मुद्दा काफी एक तरीके से पूरे देश में काफी ज्यादा मुद्दा एक तरीके से गर्मा गया, तो ये काफी बड़ा इशू बन गया। तो यहाँ पर कई सारे तरीके से आप लोग इस आर्टिकल को यहाँ पर देख सकते हैं, जिसके बारे में आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था कि ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। ये जो एक्ट है हमारे देश में आज का नहीं है, ये काफी पुराना है। अंग्रेजों के टाइम पर भी यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें की जाती थी। अगर बात करें आजादी से पहले की, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर यहाँ पर महात्मा गांधी जी के द्वारा जब यहाँ पर बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट यहाँ पर लॉन्च किया गया 1942 में, उस टाइम पर भी यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया गया। महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और वल्लभ भाई पटेल जी को बेसिकली यहाँ पर बिहाइंड द बार डाल दिया गया था इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल करते हुए। और वायसराय जो उस टाइम पर हुआ करते थे, इनका नाम था लिंगलित्गो, ठीक है। तो इनके द्वारा आर्म फोर्स स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस लेकर आया गया। ऑर्डिनेंस क्या होता है? अध्यादेश, अध्यादेश बोलते हैं जिसको आप लोग। आर्टिकल आप लोग को पता है, चलिए आर्टिकल बताइए यहाँ पर ऑर्डिनेंस का आर्टिकल कौन सा होता है। अगर सेंट्रल लेवल पर आप लोग बात करें तो ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश का आर्टिकल होता है 1, 2, 3। अगर स्टेट लेवल पर जाएंगे तो क्या ऑर्डिनेंस का आर्टिकल होता है, ये आप लोग को बताना है। ऑर्डिनेंस जो होता है प्रैक्टिकली अगर बात करें, ये आर्म फोर्स को एक लाइसेंस दे देता है किल करने के लिए, ये माना जाता था अंग्रेजों के टाइम पर। तो इसके चलते फिर हमारी जो देश है वो आजाद हो गया 1947 में। पर लेकिन कई सारे एरिया ऐसे हो गए जैसे बंगाल, आसाम, ईस्ट बंगाल, यूनाइटेड प्रोविंस, कई सारी दिक्कतें देखने को मिली। रीजन क्या था? आप लोगों को पता है, देश हमारा आजाद हो रहा था। तो जैसे जैसे देश आजाद हो रहा था तो उसमें कई सारे ऐसे एरिया थे जहां पर काफी ज्यादा झड़प देखने को मिल रही थी और पावर देने की जरूरत पड़ गई सिक्योरिटी फोर्सेज को, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कतें वरना निकल कर आ सकती थी। उधर बांग्लादेश और पाकिस्तान जो है उसके बारे में आप लोगों को पता ही है, इसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे जो कि आज के दिन पाकिस्तान है, और ईस्ट पाकिस्तान जो इसको बोलते हैं 1971 के बाद में इसको बांग्लादेश बोलने लगे, इससे पहले ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे। गोवा के बारे में आप लोगों को पता ही है, ठीक है। इधर हैदराबाद के अंदर दिक्कतें देखने को मिल रही थी, तो देश को यूनाइट रखने के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज को ये पावर यहाँ पर दी गई थी। पर लेकिन टाइम टू टाइम यहाँ पर ये माना जाता है कि सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा इन पावर को जो है वो उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया गया जिस तरीके से यूटिलाइज करना था, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिली। इवन एक कमेटी है जिसका नाम है बीपी जीवन रेड्डी कमेटी, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये 2004 में यहाँ पर बनाई गई कमेटी और इसके अंदर यहाँ पर बेसिकली बात की गई कि रिपील कर देना चाहिए AFSPA। तो ये काफी बड़ी बात थी अपने आप में। रीजन क्या है कि यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक कानून बनाया गया और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बना दी गई उसके ऊपर, और बोला कि इसको रिपील कर दो, हटा दो। क्यों? क्योंकि पावर यहाँ पर ऐसी दे रखी है कि किसी को भी जाकर यहाँ पर चेक किया जा सकता है, किसी की भी प्रॉपर्टी वगैरह जो है वो सीज की जा सकती है, अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये पावर है, और अगर कुछ गलती हो जाती है आर्म फोर्स से तो आर्म फोर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। तो ये इतने सारी एक तरीके से पावर दे रखी है एक इंडिपेंडेंट कंट्री में। तो ये माना जाता है कि जो फंडामेंटल राइट है लोगों के, उनके फंडामेंटल राइट का हनन यहाँ पर हो रहा है। तो इसके चलते बोला गया था कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो 1958 का है इसको रिपील कर देना चाहिए, या फिर दूसरा काम ये किया जाना चाहिए कि जो पावर यहां पर अभी दे रखी है उस पावर में कुछ ना कुछ कटौती होनी चाहिए। तो ये कई सारे ऐसे इश्यूज यहां पर देखने को मिले थे, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। कई सारे एरिया में आज की डेट में आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल जाता है। अगर इसके बारे में आप लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देखते हैं सारे एरिया यहाँ पर इसी के साथ में टाइम टू टाइम यहाँ पर हटाया भी गया है कई सारे एरिया से। तो ये सारी चीज चलती रहती है क्योंकि जो डिस्टर्ब एरिया होता है उसके हिसाब से यहाँ पर चीजें जो है वो बढ़ती और घटती रहती हैं। 3 आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 22 है एक, तो यहाँ पर इसी के साथ में आर्टिकल 21 है और आर्टिकल 20 ये बोला जाता है कि यहाँ पर अगर इस तरीके से आर्बिट्रेरी यानी कि मनमानी पावर अगर आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के थ्रू आप लोग देते हो तो ये काफी गलत तरीके से यहाँ पर मिसयूज भी की जा सकती है और फंडामेंटल राइट का हनन भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके बारे में याद रखिएगा। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में इवन आप लोगों को मैं बताऊं यहाँ पर इतनी बुरी कंडीशन देखने को मिली थी कि नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर सारी महिलाएं जो हैं वो कपड़े उतार कर यहाँ पर बेसिकली सामने आकर खड़ी हो गई थी, और ये काफी ज्यादा इंसल्ट एक तरीके से उस टाइम पर पूरे देश की देखने को मिली थी कि महिलाओं ने कपड़े उतार कर यहाँ पर प्रोटेस्ट किया कि इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो भाई हैं, हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे जो मतलब है कि जो पुरुष हैं घर के, उनके साथ में गलत यहाँ पर इस तरीके हरकतें की जा रही है आर्म फोर्स के द्वारा। तो ये काफी एक घृणात्मक इंसिडेंट था खासकर एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। आगे बात करें यहाँ पर यूक्रेन के बारे में, मैंने भी आप लोगों को बताया रसिया और यूक्रेन के बारे में। तो यहाँ पर इंडिया जो है यहाँ पर वो बेसिकली यही कह रहा है कि दोनों मिलकर यहाँ पर चीजों का सॉल्यूशन निकालेंगे, और हमने अभी यहाँ पर 254 जो हमारे बेसिकली स्टूडेंट हैं यहाँ पर जो आना चाह रहे थे यहाँ पर उनको आने के लिए अलाउ कर दिया है। तो यहाँ से हमारी एयर इंडिया जो है वो अपने काम में लगी हुई है, अपने काम को सही से कर रही है, ठीक है। हालांकि वो एक अलग बात है कि एयर इंडिया को भेज दिया गया है, पर फिर भी एयर इंडिया वही काम कर रही है जो वो कर सकती है।
बाकी सारी कंट्री ये चाह रही है कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन यहाँ पर निकलना चाहिए, तो उसी के ऊपर पूरा फोकस दिया जा रहा है। और यूएनएससी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी ये बोला गया कि बातों से सॉल्यूशन निकाला जाए, पर बातों से सॉल्यूशन इन सब चीजों का दिखता नहीं है, वो आप लोगों को पता है। चाइना जो है वो यहाँ पर एक अलग पैटर्न में चल रहे हैं, वो दोनों तरीके से चीजों को देख रहा है। बोल रहा है कि बीजिंग जो है उसकी सिक्योरिटी का भी कंसर्न है और इसी के साथ में यूक्रेन की सोवरेनिटी का भी कंसर्न है। यानी कि चाइना दो धारी तलवार का काम कर रहा है, दोनों तरीके की चीजों को देख रहा है कि बीजिंग का भी ध्यान रखा जाए, यानी कि वो सॉरी जो एक तरीके से एक मतलब कह रहे हैं कि यूएस से उसका रशिया का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रशिया की भी टेंशन है, क्योंकि यहाँ पर नेटो वाला मुद्दा हो गया पूरा, और यहाँ पर इनका भी ध्यान रखना चाहिए, यूक्रेन का, उनकी सोवरेनिटी है, रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोनों का मजा ले रहा है चाइना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। और यहाँ पर एक काफी बड़ा इशू जो मैंने डिस्कस किया था कई बार, यहाँ पर एक यहाँ पर नोर्ड स्ट्रीम के बारे में याद रखिएगा। ये एक गैस पाइपलाइन है जो कि जर्मनी को रशिया के साथ में कनेक्ट करती है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं रशिया के साथ में यूरोप को कनेक्ट कर रही थी। इससे काफी लार्ज स्केल पर आने वाले टाइम में गैस मिलने वाली थी रशिया को। तो नोर्ड स्ट्रीम जो है सस्पेंड कर दी गई है गैस पाइपलाइन। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि ह्यूज इंपैक्ट डालने वाली है आने वाले टाइम में। अभी क्या होगा इसके ऊपर कई सारे एडिटोरियल और आएंगे, और क्या रशिया यहीं तक ही रुका रहेगा या आगे बढ़ेगा, तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो यूक्रेन क्राइसिस के बारे में बहुत सारे आर्टिकल आज आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि भरा पड़ा है, ठीक है। इसी के चलते जैसे जैसे यहाँ पर यूक्रेन क्राइसिस के साथ में चीजें आगे बढ़ रही हैं, अभी कई सारे इश्यूज और देखने को मिल रहे हैं चाइना और रशिया के रिलेशन के बारे में। ये माना जा रहा है कि चाइना और रशिया जो है वो एक थाली के चट्टे बट्टे हो गए, और म्यांमार के अंदर आज के डेट में जो जुंटा, एक तरीके से जनता गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हैं, आर्मी एक तरीके से पावर में है, तो वहां पर दिक्कतें काफी ज्यादा देखने को मिल सकती है हमारे बॉर्डर वाले एरिया में भी। तो ये एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बातें की जा सकती हैं, आप लोग इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ये आर्म सप्लाई कराते रहे और पीछे सपोर्ट उनको मिलती रही तो कभी भी वहां पर डेमोक्रेसी नहीं आएगी। तो एक तरीके से डेमोक्रेसी का काफी बड़ा उल्लंघन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, और यहाँ पर आर्मी ही रूल करने वाली है अगर यही सिचुएशन बनी रही तो ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको डिस्कस किया जा सकता है और बातें की जा सकती है। ये मुद्दा जो है ये आप लोगों से रिलेटेड है यहाँ पर, और आप लोगों से कई सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ भी आते हैं। एथिक्स के अंदर भी कई बार ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि या ये चीजें सही है या फिर ये चीजें सही नहीं है। अगर आप लोग वहां पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हो तो आप लोग उसको कैसे लेकर चलोगे। जैसे बैरिकेड्स के बारे में बात की जा रही है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा हो कई बार यहाँ पर पुलिस के बैरिकेड्स लगे रहते हैं, और ये कई जगह आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ बेसिकली ये कई जगह गली में, नुक्कड़ में, चौराहे में, मतलब रोड पे जो मेनली रहते हैं, जहां पर मोड़ रहता है, कहीं पर कुछ ज्यादा एक तरीके से एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। पर लेकिन ये जो बैरिकेड है यहाँ पर ये अनमेंड रहते हैं, यानी कि इनको लगाकर और अपना पुलिस घूमती रहती है इधर उधर, तो इसकी वजह से कई बार जो जनता है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो अभी दिल्ली हाईकोर्ट के बाद पास में यहाँ पर एक प्ली गई, तो उसके चलते दिल्ली हाईकोर्ट जो है इसमें संज्ञान ले रहे हैं, और उसमें पूछा गया है यहाँ पर, क्योंकि आज के डेट में जो पुलिस है, पुलिस ही काम करती है, और पुलिस जो है वो यहाँ पर आती है होम मिनिस्ट्री के अंडर में, क्योंकि दिल्ली के अंदर सिक्योरिटी का जो मैटर है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि अमित शाह जी के अंडर में है। तो बोला गया यहाँ पर ये कितनी लाजमी है कि जनता परेशान रहती है इसकी वजह से, और कोई भी पुलिस वाला वहां पर नहीं होता है, तो ये क्या सही चीजें हैं यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर ये इशू बन गया है। आप लोग ही क्या रहे हैं यहाँ पर इसके मामले में, अगर पूछ रहे हैं यहाँ पर ये जो बैरिकेड्स लगे रहते हैं खासकर दिल्ली वाले एरिया में, तो बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने देखे होंगे, जरा जरा से डिस्टेंस पर यहाँ पर बैरिकेड्स वगैरह आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो क्या रियलिटी में ये कंटिन्यू रहने चाहिए, वहां पर कोई पुलिस वाला खड़ा होना चाहिए, या फिर यहाँ पर इनको हटा देना चाहिए। तो आप लोग की क्या राय है इसके बारे में। देखिए, जब भी आप लोग की राय मांगता हूं ना, इसका बेसिक पर्पज ये कि मैं आप लोग को सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रहा हूँ कि आप लोग उसके बारे में सोचो, और जब माइंड पर आप लोग जोर डालोगे तो चीजों को समझना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो ये काम आप लोग जरूर कीजिए, इससे चीजें आप लोग की समझ में और अच्छे से आने लगेंगी। कई बार पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों से एक पर्सनैलिटी के बारे में पूछ लिया जाते हैं, तो यहाँ पर एक काफी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी थी, मलयालम एक्टर थी यहाँ पर ये, जिनका नाम था KPAC ललिता। तो अब ये हमारे बीच में यहाँ पर नहीं रही। 2 बार नेशनल अवार्ड और स्टेट अवार्ड इनके द्वारा जीते गए थे। तो कई बार कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैच करने के लिए आते हैं किस फील्ड से रिलेटेड है। तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, इनकी आत्मा को शांति मिले, पर लेकिन आप लोग अपने हिसाब से चीजों को थोड़ा देखिए, ठीक है। ये कुछ बातें हैं यहाँ पर, ओके। आगे चलते हैं। यहाँ पर इंडिया जो है वो सेंड कर रहा है फर्स्ट बैच जो एट अफगानिस्तान के लिए जा रहा है। आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहाँ पर कि हमारी कंट्री जो है काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर बेसिकली अफगानिस्तान को अभी एक तरीके से खाना पीना भेज रही है, गेहूं चावल, इसी के साथ में यहाँ पर मेडिसिन वगैरह भेज रही है। तो ये पूरा जो मुद्दा है यहाँ पर, ये इंटरनेशनल लेवल पर काफी इंपोर्टेंट हो जाता है, खासकर जब हमारी कंट्री यहाँ पर ये चीजें भेज रही है। तो जो हमारी कंट्री चीजें भेज रही है वो डायरेक्ट अफगानिस्तान को नहीं भेजा जा रहा है, ये भेजा जा रहा है यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के थ्रू हम लोग यहाँ पर ये चीजें भेज रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते क्या रहेगा यहाँ पर,
ये चीजें जो यहाँ पर बेसिकली अफगानिस्तान के पास में जाएंगी, तो यहाँ पर जो भूखी जनता है उनको बेसिकली यहाँ पर ये चीजें मिल पाएंगी। तो हमारी कंट्री में फूड कॉर्पोरेशन जो ऑफ इंडिया है यहाँ पर, उसके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली चीजें भेजी जा रही है। अब तक यहाँ पर ये मुद्दा रुका था क्योंकि अभी यहाँ पर इलेक्शन हमारे देश में चल रहे हैं, तो उसकी वजह से ये लेट हो गया, वरना अब तक यहाँ पर भेजा जाना था। और इसके चलते यहाँ पर ये कई सारे इश्यूज हैं, छोटे छोटे याद रखिएगा। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को नोबेल प्राइज दिया गया था, तो ये नोबेल प्राइज कब दिया गया ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसा पॉइंट, ये ऐसा एक आर्टिकल है जो कि पिछले कुछ दिनों में कई बार मैं आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। इसके बारे में कुछ बातें याद रखिएगा। डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। जब भी हमारे देश में कोई सेंसस जनगणना होती है, उसके बाद में डीलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। और आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 है यहाँ पर, 82 याद रखिएगा, जिसमें सेंटर के हाथ में पावर आती है, ठीक है। एक तरह सेंटर के लिए डीलिमिटेशन बनाया जाता है। और आर्टिकल 170 जो है वो स्टेट के लिए डीलिमिटेशन बनाया जाता है। तो अभी फिलहाल जम्मू एंड कश्मीर के डीलिमिटेशन की जो यहाँ पर बागडोर है वो यहाँ पर रंजना प्रकाश देसाई के अध्यक्षता में। तो अभी यहाँ पर इनका जो टाइम पीरियड है वो 2 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है कि चीजों को और अच्छे से देखा जाए और कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा वो यहाँ पर देखा जाएगा। इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या यहाँ पर, फर्स्ट डिलिमिटेशन जो एक्सरसाइज है यहाँ पर, ये बेसिकली साल से पहली बार 1950s में आप लोगों को देखने को मिली थी। उसके बाद में कई बार हो चुकी है, जैसे 1952, 1963, 1973, 2002, ठीक है, यानी कि 1952, 1963, 1973 और 2002, ठीक है। तो इसके चलते एक्ट बनाया जाता है और फिर ये देखा जाता है कि किस एरिया में कितने लोग हैं और फिर उसके बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड किया जाता है। मतलब क्या इसका मतलब यहाँ पर यह कि कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड करने का, कि अगर कल को चुनकर कोई हमारे सांसद या फिर कोई विधायक, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर यहाँ पर एक तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो असेंबली के अंदर जाते हैं, तो जब भी कोई चुनकर जाए तो उसको वोट जिन लोगों ने दिए वो वोट जो होनी चाहिए वो बेसिकली उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल वोट होनी चाहिए। क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक इंसान चुनकर जाएगा और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो लोग हैं वो यहाँ पर इक्वल होने चाहिए, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसी ए है, चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसी बी है, चाहे सी है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको बेसिकली उनको इक्वल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इतने ही लोग थे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कि ए को चुनकर आए, इतने ही लोग थे बी को चुनकर आए। तो पॉपुलेशन के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो डिवाइड की जाती है। और याद रखिएगा, कई बार जो डिस्ट्रिक्ट होता है आप लोग का, वो आप लोग की कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं होती है। जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो पॉपुलेशन के बेस पर होती है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पेगासस वायरस का केस सुनने की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो उस केस को अभी डिफर कर दिया गया है। तो आगे आने वाले टाइम में अभी देखने को मिलेगा, शेड्यूल कर देगा 23 तो एक मिनट, अच्छा इसको सुनना था ना, कल सुनना था बेसिकली, ठीक है। तो अभी इसको आगे अभी यहाँ पर बेसिकली देखते हैं किस तरीके चीजें निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर 3 जज की जो बेंच है, ठीक है, तो उनके द्वारा केस को भी आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। चलिए जो भी यार कब जब भी होगा देख लेंगे इसके बारे में, बस बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को बता दूंगा, टेंशन मत लेना अच्छे से, ठीक है। तो ये पूरा केस है, तो इसके बारे में जान लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा ऊपर नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा, खासकर जब यूक्रेन के बारे में आप लोग बात करते हैं, उसके चलते यहाँ पर ये मुद्दा बन गया है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं अच्छे से, क्योंकि कल को चलकर कई सारे इश्यूज आप लोग को देखने को मिल सकते हैं। तो बेसिक चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है। कल को क्वेश्चन यहाँ पर कई बार बन जाते हैं, जिसके चलते आप लोगों से पूछा जा सकता है क्रूड ऑयल का भाव क्यों बढ़ रहा है। क्योंकि क्रूड ऑयल हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं और यहाँ पर रशिया भी काफी बड़ा सप्लायर है उसका, तो उसकी वजह से यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिल जाती हैं। तो क्रूड ऑयल के बारे में याद रखिएगा, इसको कच्चा तेल बोलते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग बैरल में तेल खरीदते हैं। बैरल, ठीक है, बैरल क्या होते हैं, ड्रम होते हैं यहाँ पर। एक ड्रम अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कितने लीटर तेल आता है इसके अंदर में, तो याद रखिएगा वैसे तो 158.9 समथिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, 987 के करीब लीटर, पर लेकिन मोटे मोटे तौर पर आप लोग 159, ये फिर याद रखने के लिए आप लोग इसको 160 लीटर भी बोल सकते हैं नॉर्मल डिस्कशन के टाइम पर, ठीक है। पर लेकिन अगर ऑप्शन में आए यहाँ पर ये तो 159 या फिर 158.987 लिखा हुआ मिलेगा। तो एक बैरल में इतना तेल आप लोग को देखने को मिलता है। तो ये हम लोग बैरल खरीद कर लेकर आते हैं, ठीक है। जब भी कोई प्राइस लिखा होता है यहाँ पर कि 40 बैरल, 80 बैरल या फिर 100, जो $40, $80 या फिर $75, $65 पर बैरल की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होता है। तो ये आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। और यहाँ पर भी एक काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट में अगर छोटा सा आप लोगों को बताना चाहूँ, हालांकि ये बहुत पहले मैंने बताया था, एक बार आप लोगों का रिविजन हो जाएगा, याद तो नहीं रहते कई बार कई सारी लंबी लंबी चीजें जो पहले डिस्कस की गई होती हैं, पर लेकिन रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा तो शायद आप लोग उसको रिकॉल कर पाओगे। अगर हम लोग तेल के बारे में बात करें, कैसे कैसे तेल जो है वो खरीदे जाते हैं, तो इसमें आप लोगों की क्या राय है। जैसे कि अगर मैं उदाहरण के तौर पर आप लोग को बताऊं तो आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 तरीके के तेल हम लोग बोलते हैं, एक को बोलते हैं WTI, ठीक है, और दूसरे को यहाँ पर बोलते हैं ब्रेंट, ठीक है। तो ये जो 2 तेल होते हैं यहाँ पर, जो ब्रेंट होता है वो बेसिकली नॉर्थ सी के अंदर ओरिजिनेट होता है। नॉर्थ सी आप लोगों को यहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। इधर स्कॉटलैंड वगैरह, यूके वगैरह हो गया, इधर नॉर्वे हो गया।
तो यहाँ पर ये तेल निकाला जाता है, ठीक है। और दूसरा होता है ब्रेंट, जो दूसरा होता है यहाँ पर बेसिकली ये क्या नाम है इसका, WTI, जिसको वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट बोलते हैं, वो यूएसए से निकाला जाता है नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये वाला जो तेल होता है जो यहाँ से निकाला जाता है, ये थोड़ा सस्ता आप लोगों को देखने को मिलेगा। सस्ता क्यों है यहाँ पर, क्योंकि इसको निकालना थोड़ा आसान रहता है, समुद्र के अंदर से निकाला जाता है। पर लेकिन अगर कोई लैंड के ऊपर हो गया, मान ली कोई जमीन से निकाल के लेकर आ रहे हैं, यहाँ से निकाल कर लेकर आ रहे हैं, पहले उसको लैंड तक लेकर आएंगे और फिर आगे लेकर चलेंगे, तो कई सारी चीजें ऐसी आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, नॉर्मली हम लोग जो यूज करते हैं वो ब्रेंट ऑयल यूज करते हैं यहाँ पर। तो ये हमारी कंट्री के लिए अगर कोई आप लोगों से पूछ ले, क्योंकि प्राइमरी जो है ओपेक जो कंट्री है, तो वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो ब्रेंट आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। तो अगर WTI के बारे में बात करें तो लो सल्फर कंटेंट आप लोगों को उसके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। और वो एक तरीके से देखने को मिलेगा कि कंसीडर किया जाता है एक तरीके से स्वीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा मीठा उसको बोलते हैं, कई बार इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। और यहाँ पर पेट्रोलियम एक इंस्टीट्यूट है यूएसए के अंदर में, अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट, ग्रेविटी, जो यहाँ पर चेक करता है क्रूड ऑयल की कि कैसा प्रोडक्ट है यहाँ पर ये। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि अगर आप लोगों से पूछ ले, याद रखिएगा, तो हम ब्रेंट यूज करते हैं, ये याद रखिएगा, हम WTI यूज नहीं करते हैं, ठीक है। WTI, ठीक है। WTI मतलब ये है वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन बन जाए तो आप लोगों के माइंड में उसको लेकर क्लैरिटी होनी चाहिए। ये आज का सुडोकू है जो कि आप लोगों को यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, और कल का जो सुडोकू मैंने आप लोगों को दिया था, ये उसका यहाँ पर बेसिकली आंसर है, तो इसको आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो इसको भरा करो, अगर आप लोगों को टाइम मिलता है थोड़ा सा देखा कीजिए। आज के जो SLV यहाँ पर कमांडो है, इनका नाम है यहाँ पर केसो चौरसिया, इनके द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए जो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है। तो इनके तो आंसर कुछ तो मैंने आप लोगों को दे ही दिए थे यहाँ पर, जो कि मैंने खुद डिस्कस किया था। बाकी जो क्वेश्चन पूछे थे उनके इनके द्वारा काफी अच्छे से आंसर दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जजों को अपॉइंटमेंट करने के बारे में आर्टिकल 124 और इसी के साथ में 217 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग थे यहाँ पर जजेस केस जो आए थे, जिसके बेस पर कोलिजन सिस्टम निकल कर आया। तो ये बेसिकली सेकंड जज केस था 1993, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। बाकी यहाँ पर पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बात की थी, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं, ठीक है। लॉर्ड जो हार्डिंगे थे, उनके द्वारा कैंसिल किया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में। तो एक क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है आप लोगों से, ये याद रखते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो ऐड की गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों से कई बार बन जाता है, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये है 5 नए शब्द आज के आप लोगों की वोकैबुलरी में, जिनको आप लोग ऐड कर सकते हैं और अपनी एक सही डायरेक्शन लेकर चल सकते हैं एजुकेशन को लेकर। स्क्रिप्टेड के बारे में बात की जा रही है आप लोग कि स्क्रिप्ट कैसी है उसकी, तो पटकथा बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है, जो ऑलरेडी कोई प्लान हो काम होने से पहले ही, ठीक है। रोल आउट करना बोलते हैं ऑफिशियली लॉन्च करना, आप लोगों ने सुना होगा कई बार कि ये काम को रोल आउट कर दिया गया है, ठीक है, तो इसको ऑफिशियली लॉन्च करना। पैक्ट होता है नुकीला, ठीक है, तो ये बोल सकते हैं। इसी के साथ में इंडिजिनस जो होता है स्वदेशी, हमारे द्वारा खुद बनाया गया है। रैंप अप का मतलब होता है बढ़ाना चीजों को, ठीक है, लेवल पर लेकर चलना और आगे लेकर चलना, तो इसको नॉर्मली रैंप अप बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों से पूछे थे। अच्छा लगता है जब आप लोग पार्टिसिपेट करते हो, क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करो। पहला पूछा था यहाँ पर बेसिकली मैद्रम जात्रा के बारे में, तो डिटेल में डिस्कस किया था। यहाँ पर आंसर आप लोगों के सामने ए हो गया, ठीक है। तेलंगाना के अंदर बेसिकली आप लोगों को यहाँ पर ही देखने को मिलेगा, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो जहां पर ये सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो इसके बारे में सारी बातें मैंने बताई थी। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसके साथ में कनेक्टेड, वो भी मैंने डिस्कस किया था। इसी के साथ में लासा फीवर के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो लासा फीवर से रिलेटेड जो आर्टिकल सही है, इसका आंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा सी, यानी कि कौन सी सही है, यानी कि फर्स्ट और जो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट जो गलत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरिया बोला गया है, ठीक है। तो लासा फीवर आप लोग यहाँ पर देखते हैं, पूरा डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया था कि डिस्कवर कहां पर किया गया था, ठीक है। तो रेट की वजह से आप लोग यहाँ पर ये देखने को मिलेगा लासा फीवर। तो यहाँ पर कहां पर ये डिस्कवर किया गया था, नाइजीरिया वाले रीजन में, आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो क्वेश्चन कई बार बन जाता है इस तरीके से, तो आप लोग के माइंड में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये वायरस की वजह से होता है, ना कि बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वाड के बारे में। तो मैंने बताया आप लोगों को कि जापान से निकालकर क्वाड को लाया गया था। जापान के प्राइम मिनिस्टर जो थे शिंजो आबे साहब, उनके द्वारा यहाँ पर इसका रिकमेंडेशन दिया गया था, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी, फीडबैक जरूर दीजिएगा कैसा लगा आज का ये डिस्कशन, और कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर बताना। इसी के साथ में पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।